माँ हमारी कहती थी सच को सच कहना है, पर ऐसा सच नहीं कि दूसरे का दिल दुखे। बांग्लादेश में अमेरिका वहां से बैठा हुआ क्या कर रहा था? बुद्धिजीवियों को मार रहा था। क्यों? बुद्धिजीवी जो है आपको लड़ने का संस्कार देता है, और उन्होंने उसकी तुलना अमेरिका से की। अमेरिका भी वहां बैठा हुआ यही कर रहा था। जो इंद्र है ऐसे लोगों के खिलाफ है जो आगे बढ़ रहे हैं, और वो राम जो है आरंभ से इंद्र के खिलाफ है। मतभेद होना कोई दिक्कत नहीं है कि आपके विचार मेरे से नहीं मिलते हैं। मतभेद जब मनभेद में बदल जाता है विचारों के कारण, समस्या वहां आती है। प्रतिबद्ध हर व्यक्ति होता है। प्रतिबद्ध मतलब आपकी सोच है, आप किसके साथ हैं। अगर आप जो है किसी के साथ नहीं है तो कहाँ हैं आप? मतलब वो आपके विचार तो कहीं ना कहीं सामने आएंगे। जो हमारे यहाँ दिक्कत है कि व्यंग और हास्य को भाई बहन की तरह जो जोड़ दिया गया या जुड़वा भाई मान लिया गया, ये सबसे बड़ी दिक्कत है हमारी। हर लेखक के अंदर एक संपादक होना चाहिए। क्या उसके अंदर संपादक है जो अपने लिखे को काट सकता हो, या तत्काल उसमें लिखा डाला, लोगों से 2-4 लाइक लिए और मैं प्रसन्न हो गया? अगर ये है, इस तरह का लेखन है, तो मुझे मतलब लगता है कि इस तरह का लेखन ज़्यादा चलता नहीं। कहाँ लोकतंत्र है, कहाँ समान अधिकार है, कहाँ समाजवाद है, ये सारी चीज़ें तो पीछे छूट जाती चली जा रही हैं। नमस्कार। साहित्य तक के बातें मुलाकातें कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं, और आज साहित्य तक के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं प्रेम जन्मेजय जी। प्रेम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी साहित्य जगत में जो लोग व्यंग रचनाओं को जानते होंगे, युवा रचनाकार हों या वरिष्ठ, वे सभी लोग प्रेम जन्मेजय जी के नाम से परिचित हों। इतना विशद काम आपका है व्यंग के क्षेत्र में कि अगर केवल व्यंग आधारित रचनाओं की ही बात करें तो भी प्रेम जी इतना प्रचुर काम कर चुके हैं कि इन्हें कुछ दूसरा काम करने की आवश्यकता नहीं है। बतौर संपादक व्यंग यात्रा नाम की एक बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रिका आप निकालते हैं, जिसमें न केवल हमारे समय, हमारी सदी, हमारे साहित्य के बड़े नामों पर उनकी रचनाएं या उनके काम पर विशेषांक आता रहा है, बल्कि युवा रचनाकारों को भी जगह लगातार मिलती रही है। लगातार जो भी नए व्यंगकार हैं, जितने भी, मैं कहूँगा कि व्यंग की सर्वाधिक प्रतिष्ठित और सर्वाधिक लोकप्रिय पत्रिका का लगातार आप संपादन कर रहे हैं और उससे हिंदी साहित्य जगत को समृद्ध कर रहे हैं। व्यंग विधा के रूप में कैसे स्थापित हुआ, उनमें जिन लोगों का काम था, जो आपके वरिष्ठ थे, जो आपके सहयोगी थे, जो सहकर्मी थे, उन सब के साथ प्रेम जन्मेजय जी का एक विषाद और विराट अनुभव रहा है। 13 व्यंग्य संकलन, 3 व्यंग नाटक, 2 संस्मरणात्मक कृतियां, 1 काव्य संकलन और दर्जन भर से अधिक संपादित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। एक विशेष बात और बताऊं कि हमारे समय के जो भी महत्वपूर्ण नाम हम लेंगे साहित्यकारों के, सभी के साथ प्रेम जन्मेजय जी का किसी न किसी रूप में कोई न कोई संबंध, कोई न कोई मुलाकात, कोई न कोई किसी न किसी स्तर का संस्मरण रहा है। प्रेम जी को साहित्य तक के स्टूडियो में बुलाकर बात करने का आशय सिर्फ यह भी है कि व्यंग के साथ साथ हम अपने समय को, अपने साहित्य को और प्रेम जन्मेजय जी के जीवन को समझ पाएं कि जिस प्रेम जन्मेजय से आज हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने व्यंग को एक प्रमुख स्वर के रूप में, प्रमुख विधा के रूप में स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, वह उनकी निर्मिति कैसे हुई। प्रेम जी, हम आपके बचपन से शुरू करेंगे। इस कार्यक्रम में कोशिश हमारी होती है कि हमारे दर्शक अपने प्रिय रचनाकार के जीवन को जान सकें कि उनकी निर्मिति कैसे हुई थी। तो मैं इलाहाबाद
मैं वहाँ आपको ले जाना चाहता हूँ जब प्रेम प्रकाश कुंद्रा के रूप में जी। आप हाँ, अब अभी आपने कहा प्रेम प्रकाश कुंद्रा, मैं वहाँ से शुरू करता हूँ और इलाहाबाद से। जी, एक तो आप जानते ही हैं कि इलाहाबाद का नाम आते ही अगर साहित्यकार के साथ आए, तो उसका कद 2 इंच ऊपर हो जाता है कि इलाहाबादी है, साहित्यकार तो होगा ही। और पर मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि उसके कारण मैं साहित्यकार नहीं बना और ना ही मैं जन्मजात साहित्यकार हूँ। मेरे पूरे परिवार में और अभी भी अब पोती लिखने लगी हैं, पोतियाँ लिखने लगी हैं, बात अलग है। और ना मैं बड़े आराम से वैसे मैं कह सकता हूँ कि मैं इलाहाबाद से हूँ और मुझे संस्कार मिले। मेरे पिताजी रोज़ सुबह हमें घुमाने ले जाते थे, दारागंज में दिखाते थे, निराला का घर है, देखो इसको। और मेरी महादेवी जी के साथ चित्र भी है। तो बड़े आराम से मैं कह सकता हूँ कि देखिए महादेवी जी से मुलाकात हुई, उन्होंने मेरी रचना देखी, उन्होंने कहा एक दिन तुम बहुत बड़े साहित्यकार बनोगे। ऐसी चीज़ें मैं कह सकता हूँ पर कहूँगा नहीं, क्योंकि उसमें मेरी आत्मा को कष्ट होगा। मेरा बचपन जो है मेरा जो जन्म था वो कमला नेहरू अस्पताल में हुआ और उसके बाद जो है पिता जैसे होता है प्रथा होती है कि जन्मपत्री बनवाई जाए पंडित जी को प्रयाग वो गंगा किनारे हम लोग चले गए त्रिवेणी के पास। तो उसमें जो राशि आई उसमें ता से तुला राशि, तो उन्होंने मेरा नाम रखा त्रिवेणी प्रसाद। तो ठीक है त्रिवेणी प्रसाद है तो कुछ देर चला 1-2 साल, पर मेरे पिताजी ना बहुत आदर्शवादी थे। उनको ये लगता था कि बहुत सारे मतलब मैं अगर उनका बखान करूँगा तो मेरा बखान कम हो जाएगा। तो उनके साथ क्या था कि वो ये मानते थे कि जैसे मैं पहले संतान, मेरा छोटा भाई हुआ दूसरा, जब तीसरा हुआ तो उन्होंने मेरे हम सबके नाम बदल दिए। मेरा नाम रखा प्रेम, उस दूसरे का नाम रखा सत्य और तीसरे का नाम रखा शांति। आहा, कि ये तीनों क्या बात जो है मेरे जो आदर्श हैं, उन आदर्शों को ये आगे लेके जाएँगे। क्या बात है! ये उनकी सोच थी। अभी आपने प्रेम प्रकाश कुंद्रा कहा, ये नाम मेरा 1999 में सामने आया। इससे पहले मेरा नाम सिर्फ़ प्रेम प्रकाश है। अच्छा, कारण क्या है कि मेरे पिताजी फिर वही आदर्शवादी सोच के कारण उन्होंने कभी अपने नाम के आगे सरनेम नहीं लगाया। वो राम प्रकाश लिखते रहे और उनके हाथ में यहाँ पे मुसाफिर लिखा होता था कि मैं आया हूँ, मैं यहाँ मुसाफिर हूँ। मतलब इस तरह की सोच के व्यक्ति थे। तो अगर आप मेरी पीएचडी तक की डिग्री देखें तो वो प्रेम प्रकाश के नाम से है। मेरा कॉलेज में भी अगर आप जाएँ और वहाँ पे रिकॉर्ड में देखें कि मेरी जो अपॉइंटमेंट हुई है, वो प्रेम प्रकाश के नाम से है। पर जब ये आधार कार्ड आया, जब उसमें और मुझे जब ट्रिनिडाद जाना था एज़ ए विज़िटिंग प्रोफ़ेसर 1999 में, अतिथि आचार्य के रूप में मैं 4 वर्ष वहाँ रहा। तो वहाँ उनको जो है आईसीसीआर को चाहिए था मेरा सरनेम। तो वहाँ से फिर शुरू हुआ कि भई सरनेम जो है वो सामने आ जाए। प्रेम जी बहुत ही आपने रोचक बात बताई। मैं पिताजी पर थोड़ा और विस्तार से आना चाहूँगा क्योंकि सामान्य तौर पर हम आपको आपके लेखन से, आपके संपादक की व्यक्तित्व से, आप संपादक के रूप में जो आपकी पहचान है, उससे हमारा जो संवाद है, जो जी। आपके पाठक हैं, वो आपके व्यंग्य से, आपकी कहानियों से जानते हैं। लेकिन वह निर्माण कहाँ से हुआ? जिस तरह से आपने पिताजी का ज़िक्र किया, मैं समझ सकता हूँ कि आपके अंदर जो अ, प्रेम, सत्य, निष्ठा, शांति का जो भाव आपके अंदर है और जो समरसता की बात है और जो नई पीढ़ी को अवसर देने की बात है, वो संस्कार आपके अंदर बचपन में ही विकसित हो गए थे। मैं उनसे जुड़े कुछ संस्मरणों की बात करूँगा कि आखिर ये साहित्य की जो दुनिया है, आपने बहुत स्पष्टता से इस बात को कहा कि मैं दावा तो इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि मैं वाक़ई इलाहाबाद में था, घर देख रहा था और महादेवी जी के साथ तस्वीरें हैं, लेकिन मैं ये दावा नहीं करूँगा। व्यंग के तौर पर भी आपकी इस बात का और स्पष्टता के तौर पर भी इस बात का आदर है। लेकिन मैं यह जानता हूँ कि जब आप यह कह रहे हैं तो निश्चित रूप से जो संस्कार गढ़े गए थे और जिससे
आपका विकास हुआ बाद के समय में, जिसको आज हम लोग और आपके प्रशंसक और पाठक लोग देखते हैं। उसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताएँ कि वो बचपन की स्मृतियाँ, ये जो लेखन का भाव है और उसमें भी व्यंग विधा को, हालाँकि आपने अभी आपकी मेरी कहानियाँ मेरे पास आई हैं, ये हमारा मैं दर्शकों को बता दूँ कि कथामाला श्रृंखला के तहत जो है इंडिया नेट बुक्स ने प्रेम जन्मेजय जी की ये कहानियाँ प्रकाशित की हैं, जो अभी आप जब स्टूडियो में आए तो दिए। आई विल लव माय फ्रेंड, ये अंग्रेजी में जो आपकी पुस्तक का अनुवाद हुआ है, प्रभात प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। हो सकता है इन पुस्तकों की चर्चा मैं आने वाले समय में बुक कैफ़े में करूँ। तो लगातार सृजनरत हैं। 1949 में, हालाँकि किताबों पे ने सन नहीं लिखा है, और प्रेम जी उम्र शायद छुपाना नहीं, चाहते हैं, लेकिन मैं कितनी उम्र छुपाऊँ, बाल बता देते हैं। तो 49 में पैदा हुए, लेकिन अभी भी हम सभी का सौभाग्य है कि लगातार सृजनरत हैं, संपादन के लिए बहुत समय देते हैं। तो थोड़ा और विस्तार से बताएँ कि ये रुचि आपकी कैसे साहित्य में हुई, और बचपन में जो पिताजी की स्मृतियाँ, अगर आपको पढ़ने-पढ़ाने से जुड़ी जो सोच है? देखिए, मैं आरंभ से ही ना घर में बैठने वाला नहीं होता था, कि जैसे क्या है कि घर में हम पहले सिनेमा है वहाँ पे, उसके पीछे मकान, और डबल हाइट के होते थे वो। तो माँ जो है बहुत कहती, देखती रहती थी कि छोटे भाई को संभालती थी, तो मैं इतनी देर में निकल जाता था। और मेरे शौक क्या थे, बिल्लियों के बच्चों को देखना है। और कभी क्या है कि वहाँ ताड़ी के पेड़ पे वो ऐसे पैर में बांध के ऊपर चढ़ते थे, तो मैं भी एक बार चढ़ा तो उतरूँ कैसे? फिर वहाँ शोर मचाता, तो एक धोबी था हमारे वहाँ पे, वो मेरा ध्यान रखता था। या कभी पिताजी के पीछे मैंने कहा कि मैंने आपके दफ्तर जाना है, वो नहीं माने, वो साइकिल लेके गए, मैं पीछे-पीछे चला गया। पर एक चीज़ जो धीरे-धीरे पिताजी ने जो दी हमें, उस समय आप जानते हैं कि उस समय पुस्तक गीता प्रेस गोरखपुर से आती थी, पढ़ो, समझो और करो। जी। ये किताबें उन्होंने हमें दी पढ़ने के लिए। उससे क्या हुआ कि वो कथात्मक थी, पंचतंत्र, ये सारी कहानियाँ। तो उससे क्या हुआ कि उनमें बहुत ज़्यादा रुचि जगी मेरी, और उनको पढ़ना मैंने शुरू किया। ये 4 साल का 5 साल 4-5 साल के करीब की बात है। क्योंकि उन्होंने वहीं से शुरू किया कि क, ख का पढ़ाते हुए उस तरह की चीज़ें दी जाएँ उसको। तो वो एक दिन, और दूसरा मैंने आपको बताया कि वो थोड़े आदर्शवादी और उस तरह की सोच के व्यक्ति, आदर्शवादी उस तरह के नहीं थे। वो गलत को गलत कहने का उनमें साहस था। सरकारी नौकर होते हुए भी इमरजेंसी आपातकाल के समय में वो एक पत्र इंदिरा गांधी के खिलाफ उनके दफ्तर में दे के आए थे, और उनके दफ्तर वालों ने कहा था तुम्हारी नौकरी गई। मतलब इस तरह का उसमें जी। था। तो वो साहस, और ऐसी माँ के साथ था। माँ हमारी कहती थी, सच को सच कहना है, पर ऐसा सच नहीं कि दूसरे का दिल दुखे। और वो अनपढ़ थी, मतलब उनमें पढ़ी लिखी नहीं थी। पर पिताजी निरंतर, जैसे उनका एक था कि सुबह 4 बजे उठना है, और हमको उठा के ले जाते थे। हम आंखें मल रहे हैं, माँ कहती है छोड़ो इनको, बच्चों को काम नहीं, ले जाना है। तो उनका शुरू से स्वास्थ्य की तरफ भी था। वो, आप देखिए, मानेंगे कि सर्दियों में दिसंबर जनवरी में हम कहते थे सर्दी लग रही है, वो करते थे घड़े का पानी पे डाल के नहा लेते थे उससे। गर्मियों में जब सब कूलर में, वो यहाँ पे आईटीओ पे सीएजी ऑफिस में थे, तो जब सब कूलर में बैठे हुए हैं, वो कहते थे मैं थोड़ी सी गर्मी खा के आता हूँ। मतलब उस तरह का उन्होंने शरीर बना रखा था अपना। जैसे कभी घर में खाना बना, बहू जब, मतलब मेरी पत्नी आई, उसने कहा अरे आपको, इनको गोभी अच्छी लगती, मैं गोभी बना के देती हूँ। ठीक, तो गोभी दी, बताइए गोभी कैसी लगी, मैंने बनाई बहुत अच्छी है। तो उन्होंने कहा ऐसा ऐसा कर, एक गिलास पानी दे पीने के लिए। वो पानी लाई, उन्होंने गोभी में डाल दिया, फिर खाया, कहते बहुत स्वाद है। कहते बेटी स्वाद भूख का है, मुझे भूख लगी है उसका स्वाद है, स्वाद इसका नहीं है जो तुमने बनाया। और उनका तय होता था 8 साढ़े 8 खाना खा लेना है, नहीं मिलेगा बिना खाए सो जाएंगे। मतलब उस तरह का नियम था। तो उतने, मैं तो खैर उतने सीख नहीं पाया जो उन्होंने बताए थे। तो उनका ये रहा शुरू से, और दूसरा ये था कि अपनी राह जो तुम खोजो खुद। तो थोड़ा-सा विस्तार हो जाएगा, या अगर आप बीच में कुछ और पूछना चाहें, पर ये है कि जैसे जब हम इलाहाबाद से यहाँ पर आ गए,
किस सन में दिल्ली आए? मैं यहाँ पे तब मैं था 5वीं में, 5वीं दिल्ली में आ गए था। थे। जी। तो प्राइमरी स्कूल में हमारा एडमिशन हुआ। तो और प्राइमरी स्कूल सेवानगर, तब हम लोग जो है कोटला एक जगह थी डिफेंस कॉलोनी के सामने, वहाँ रहते थे। अभी भी मुझे मकान का नंबर याद है, सी 535 ए, एक शांति थी उनका मकान था। तो वहाँ पे अब क्या हुआ कि पढ़ाई हो गई, तो मेरा जो सबसे छोटा भाई था, हमारे साथ में ही एक स्कूल था होपाल स्कूल, जो अंग्रेजी माध्यम था। बिल्कुल मतलब जैसे आप बाहर निकलते ही उधर एक टॉल था, उसके साथ ही था। वो वहाँ पढ़ता था। और दूसरा जो मेरे से बीच वाला है, हम 2-2 वर्ष के अंतर हैं। तो वो जो है मेरे साथ ही वहाँ जाता था। तो जब 5वीं हो गई, तो मैंने कहा छठी में अब कहाँ जाएँ, मिडल स्कूल जाएँगे या फिर देखेंगे। उन्होंने कहा, "तू इसमें पढ़ेगा, ये वाले जो स्कूल में?" मैंने कहा, "मुझे तो अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं आती, सारा अंग्रेज़ी माध्यम है।" तो उन्होंने कहा, "चलो देखते हैं।" तो वो गए प्रिंसिपल से मिलने, बेंजामिन प्रिंसिपल थी। तो उससे कहा कि ये तो देखा सारा, तो उसने कहा ये तो मतलब वो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं। मैंने कहा मैं कोशिश करूँगा, पिताजी ने कहा। तो उन्होंने टेस्ट वेस्ट कहा लेंगे हम, तो उन्होंने फिर मुझे बहुत पढ़ाया सारा। अच्छा बाकी मुझे मैथ्स बहुत अच्छा लगता था पहले शुरू से ही। तो सारी चीज़ें तो मैं जानता था, अंग्रेज़ी में करना था, तो फिर उन्होंने टेस्ट लिया। टेस्ट लिया तो फिर वो उन्होंने देखा, तो उसने ये बोला कि ही इज़ पुअर इन इंग्लिश। तो कहता है, "यू नो, ही डज़ नॉट नो इंग्लिश।" तो उन्होंने एडमिशन दे दिया। और वहाँ से वो करके उन्होंने शिक्षा पे उनका था शुरू से कि शिक्षा पे। वहाँ से क्या हुआ कि अब देखिए कि मैं छठी में आया और मेरा प्रतियोगिता किनके साथ है, जिन्होंने अब तक अंग्रेजी पढ़ी है। और वो सिर्फ़ 10वीं तब के मैट्रिक पास होते थे। उन्होंने मुझ साथ इतनी मेहनत की, आप देखिए उस क्लास में मैं तीसरे स्थान पर आया था। ऐसे ही चलता रहा, नियति बदलती है। फिर उसके बाद हमें आर.के.पुरम में सरकारी मकान मिला। तो वहाँ पे गए, तो सेक्टर 1 में थे, 4 सेक्टर ही थे उसमें, और सामने ही रघुवीर साहे रहते थे उस समय, उनसे मुलाकात हुई थी वहाँ पे। तो वहाँ पे स्कूल में डाला गया, 8वीं में मैं आया। फिर मैं जो इंग्लिश मीडियम स्कूल से फिर हिंदी मीडियम उसमें आ गया, सरकारी स्कूल में 8वीं में। 8वीं में परीक्षा हुई तो मुझसे बड़े अच्छे नंबर आए। अच्छे नंबर का मतलब होता था कि इसको साइंस लेनी है। हायर सेकेंडरी में साइंस ले ली। तो पढ़ते रहे, उस समय ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स का तो होता नहीं था। तो ये मेरा दोस्त था, वो है नहीं, अखिलेश नाम का, उसको कहानी लिखने का शौक था। वो भी साइंस में मुझसे 1 वर्ष पीछे था। कहानी लिख रहा था, मैंने भी लिख ली। तो तभी एक अखबार में आया, उन दिनों अखबारों में छपा करता था कि भैया ये पत्रिका निकलने वाली है, यहाँ पर है। तो एक आया कि एक खिलते फूल नामक पत्रिका जो है वो निकलने वाली है। और मुझे याद है उसके परामर्श सेरा यात्री थे, वो गाज़ियाबाद से निकलेगी। तो हम दोनों ने अपनी रचना भेज दी। तो उसके बाद भूल गए उसको। अब इधर क्या हुआ कि हायर सेकेंडरी का परिणाम आया, तो उस समय क्या होता था कि कॉम्पिटिशन होते नहीं थे। 60% का मतलब है कि आपको दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाएगा। तो उतने नंबर नहीं आए, क्योंकि अब अगर कविता, और उस समय तितलियाँ पकड़ने का भी समय होता है कि आप तितलियों के पीछे दौड़ें, तो वो भी भटका देती हैं आपको। तो क्या हुआ कि उन दिनों ये नहीं होता था कि अच्छा कॉलेज कौन-सा है, जो नज़दीक कॉलेज है। ये तितलियों से आपका आशय केवल तितलियाँ हैं या नहीं, वही आशय जो आप समझ रहे हैं। आशय, क्योंकि हर आदमी अपनी उम्र में तितलियों के पीछे भागता है। तो वो पकड़ाई में कुछ आ जाती, कुछ नहीं आती। अब क्या होता है कि कई बार होता है ना, पास वाली तितली अच्छी नहीं लगती, दूर वाली अच्छी लगती। आप उसके पीछे भागते हैं। तो ख़ैर तो उसके कारण जो है वो क्या हुआ, तो मैंने कहा मैं तो मैथ्स ऑनर्स लूँगा और बीएससी साथ में फिज़िक्स वगैरह। ठीक है, ले लो। तो हमारे पास में ही उस समय डिग्री कॉलेज मोतीबाग होता था वो वहाँ पर था। तो वहाँ पे मैंने जाके एडमिशन लिया और साइंस में एडमिशन ले लिया। तब मैंने मैथ्स ऑनर्स लिया और बाकी सब्सिडी थे। और आके आया तो 8-10 दिन के बाद एक पत्रिका घर आई, खिलते फूल, उसमें मेरी कहानी छपी हुई, कल, आज और कल।
कहानी का नाम याद है आपको? कहाँ वो तो पहला प्यार, पहली कहानी, पहली नौकरी, पहला बच्चा सब याद होते हैं। इसको आदमी भूल नहीं सकता कभी भी। कोई भी आप चीज़ें पहला जो भी होगा ना, वो याद रहेगा, बाद वाला नहीं रहता है। तो ख़ैर, तो उसमें जो है मैंने उसको दोस्त को दिखाई। उसने कहा, "यार ये तो बढ़िया तेरी छप गई, मेरी नहीं छपी।" मैंने कहा, "मैं क्या कर सकता हूँ?" तो उतनी देर में हमारा वो जो घर था, वहाँ पे बाद में विजय जी जो कहानीकार हैं थे ना, वो भी वहीं आए थे, बाद में आए थे रहने के लिए। तो बहुत बड़ा स्क्वायर था, तो उसमें हम लोग क्रिकेट खेला करते थे। क्रिकेट का मुझे बहुत पहले से शौक है। तो वहाँ दोस्त थे, वो खेल रहे थे, तो मैं एकदम गया, "यार देख कहानी छपी है।" "अरे रुक जा, फील्डिंग कर पहले जाके।" उन्होंने देखी, कोई घास नहीं डाली, मेरा अब साहब मैंने क्या दिल टूट गया। दिल टूट गया। तो मैंने अपने दोस्त से कहा, "यार क्या करूँ यार, मज़ा नहीं आ रहा। कोई कहानी किसको दिखाऊँ? पिताजी को कहूँगा तो ये क्या करता रहता है।" तो उसने कहा, "तू ऐसा कर, अपने कॉलेज में ना हिंदी की टीचर को दिखा।" ठीक है, मैं गया, तो वहाँ उस समय हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर महेंद्र कुमार होते थे। तो मैं उधर से आया, मैंने पूछा किसी से, बोले कि वो बैठे हुए हैं, भारी भरकम से थे थोड़े, अच्छे भले। तो मैंने उनको कहानी दिखाई, देखी। अच्छा वो कहानी में नहीं, वो रीतिकाल के व्यक्ति थे। तो बोले ठीक है। वो वहाँ पे बैठे थे नरेंद्र कोहली और कैलाश वाजपेयी साथ में, ओह! दोनों। नरेंद्र। हाँ, दोनों। तो उन्होंने बोला, "नरेंद्र, ये देखो इस लड़के की कहानी छपी है।" क्या बात है! तो नरेंद्र कोहली देख रहे होंगे, तो उसमें बीच में बोले ये मुझसे कि, "क्या है? तुम ये कहानियाँ-वहानियाँ लिखते रहते हो, क्लासेस शुरू हो गई हैं, तुम आते ही नहीं क्लास में?" मैं कहा, "सर मैं तो रोज़ जाता हूँ, सामने क्लास लगती है मैथ्स ऑनर्स की।" नहीं, मैंने कहा सामने क्लास लगती है, तो बोले कि हिंदी ऑनर्स की तो ऊपर लगती है। तो मैंने कहा मैं तो मैथ्स ऑनर्स में हूँ। उन दिनों वो हिंदी ऑनर्स का बैच बना रहे थे, और हिंदी ऑनर्स का मतलब होता था जिसके 45% के आसपास हैं, और जो लड़कियां जो है वो ज़्यादातर होती थी उसमें, लड़के बहुत कम जाते थे। उनको ये था कि बैच बनाया जाए उसका। तो और उनको लगा कि लड़का तो अच्छा पकड़ा जाएगा, जो है अच्छी डिवीज़न भी है इसकी, तो उन्होंने मुझे शुरू कर दिया। और उनसे पहले कहा नरेंद्र कोहली से कि भई नरेंद्र कैसी है? उन्होंने कहा भाषा की शुद्धि है। और कैलाश वाजपेयी से कहा कहानी, मुस्कुरा दिए बस, और कुछ नहीं। तो मैंने कहा देखिए मैं मैथ्स ऑनर्स हूँ, मैंने इससे पहले आप देखिए सिर्फ़ 8वीं में आकर हिंदी पढ़ी है, मैंने हिंदी नहीं पढ़ी है। कोई हो जाएगा, देखो मैं बीएससी किया है, नरेंद्र जो है ये बैठ खड़े हुए, इन्होंने इंटर साइंस से किया है, उसके बाद हिंदी ऑनर्स किया पढ़ा। मैं असमंजस में, मैं पिताजी से पूछा। उन दिनों क्या है कि अगर आपको ध्यान हो, 1966 में हिंदी को लेके आंदोलन बहुत चल रहा जी। था, और पिताजी को भी हमारे हिंदी सीखनी पड़ी थी, दफ्तरों में उसको उनको इनाम वो मिलता था, तो कहते हिंदी का समय आ रहा है, तू देख ले हिंदी कर। मतलब उन्होंने बिल्कुल दखल नहीं दिया कि लड़का क्या करेगा। साइंस, मैथ्स छोड़ के जो हाँ, है। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं अपना गया। तो मैंने जहाँ वो अभी शुरू के दिन थे तो ट्रांसफ़र हो जाती थी, ट्रांसफ़र कर ली। अब ट्रांसफ़र तो कर ली, हम 2 लड़के थे। एक मैं था, और एक जिसकी वो वहीं पे पास में गाँव था इसका, क्या मुनीर का गाँव, वहाँ से आता था वो। वो हर समय स्मार्ट था काफ़ी देखने में, हर समय यूँ ही करता रहता था, मैं धर्मेंद्र लग रहा हूँ। तो उसकी रुचि पढ़ाई में उतनी नहीं थी। तो ख़ैर मैंने ले लिया, पर क्या है कि एक वो लड़का, बाकी सब लड़कियाँ। अब टाइम टेबल किससे लूँ? लड़कियों से बात करने में हिम्मत नहीं होती थी। वो जहाँ-जहाँ जाती थी उसी क्लास में चला जाता था, कई बार नहीं जा पाता था। एक बार तो उनके पीछे वॉशरूम की तरफ चला गया था कि वो उधर जा रही थी। खैर, तो उससे क्या हुआ कि अच्छा उन दिनों विश्वविद्यालय में उसी साल से ये हुआ था कि पहले तीसरे वर्ष में सारी परीक्षा होती थी, पेपर होते, फिर उन्होंने किया कि हम 3 वर्षों में बाँटेंगे। तो उन दिनों 2 सेकंड ईयर से शुरू होता था, और फर्स्ट ईयर कॉलेज का था। कॉलेज का परिणाम आया, मैंने दे जाके देखा तो सिर्फ़ पास हुआ था मैं, बड़ी मुश्किल से। मैं खड़ा हुआ देखा, रो रहा था वहाँ पे खड़ा हुआ, आँखों में आँसू थे। डॉक्टर महेंद्र कुमार आए, बोले कि, "क्या हुआ?" मैं कहा, "सर मैंने आपसे कहा था, मेरा करियर ख़राब हो गया, अब देखिए वहाँ से जाता और करता हूँ।" कहते, "कोई नहीं, मेहनत करेंगे तुम्हारे साथ, चिंता मत करो।" इतना उन्होंने बढ़िया किया, उन्होंने सारा भक्तिकाल, रीतिकाल, काव्य शास्त्र पढ़ाया। नरेंद्र कोहली ने सारा गद्य, कैलाश वाजपेयी ने, उनकी मतलब इज़्ज़त का सवाल हो गया, उन्होंने सारी कविता।
और उसके कारण क्या हुआ कि सेकंड ईयर में जब मैं आया तो मेरे 55.25 थे। थर्ड ईयर में जब आया थर्ड ईयर के नंबर 65 पॉइंट समथिंग थे। लड़कों में मैं अकेला था यूनिवर्सिटी में जिसकी फर्स्ट क्लास थी, फर्स्ट क्या डिवीजन थी। बात है। वहाँ प्रेम जी, मैं दो बड़े नाम आपने लिए, जी, महेंद्र कुमार जी तो चलिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे ही, जी, विभागाध्यक्ष। नरेंद्र कोहली जी और कैलाश वाजपेयी जी से आपकी मुलाकात स्नातक स्तर पे हो गई थी। जी। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो नरेंद्र कोहली जी के साथ आपका पूरा जो संपर्क रहा है वह उनके जीवन के आखिरी दिनों तक रहा है। जी, बहुत सारे नरेंद्र कोहली जी को लेके बहुत सारी विषय हैं जिनको हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। मैं कुछ इन दोनों से जुड़ी हुई कुछ यादें जो आपकी हैं वो चाहूँगा, चाहे वो उम्र के जिस भी पड़ाव पर रही हों। अ, फिर हम लोग आगे बढ़ें। देखिए ऐसा है कि आरंभ तो उनका एक गुरु के रूप में, पढ़ाने के रूप में हुआ। पर धीरे-धीरे वो मेरे अभिभावक बन गए। क्या था कि उनको ना केवल लिखने में थी बल्कि युवा पीढ़ी को आगे ले जाने में भी था और उसका कारण ये था कि उनके अपने गुरु जो वो जमशेदपुर से आए थे, उनका नाम भूल रहा हूँ, कुछ चंद्र प्रकाश ऐसे था। वो वहाँ पे एक लेखक मंडल उन्होंने बनाया था, जिसमें नए लोग आते थे, अपनी रचना पढ़ते थे, उनके गुरु उसको सुधारते थे, उस तरह से था। और मुझे उस चीज़ की ज़रूरत थी क्योंकि भाषा तो उतनी बढ़िया थी नहीं मेरी उस समय तक। तो उन्होंने पहले क्या था कि कॉलेज में ही क्लास खत्म होने के बाद बैठते थे, हर आदमी अपनी रचना लाता था, हफ्ते में 1 बार पढ़ते थे, हर आदमी उसमें टिप्पणी करता था। फिर ये हुआ कि कॉलेज जब छोड़ेंगे तो क्या होगा? फिर ज़्यादातर लड़कियाँ थी, लड़कियाँ आ पाएँगे तो उन्होंने लेखक मंडल जो प्रारंभ किया एस 362 ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 में, वहाँ पे थे वो। और वहाँ पे ऊपर उनके रेडियो में थे एक बड़े नाम भूल जाता हूँ। इस समय जो उम्र ऐसी है, जी, जी, जो कोई बात भूलने की है, कोई बात नहीं। पर ऐसी चीज़ें नहीं भूलती तितलियों वाली। तो ख़ैर, तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने इस तरह से शुरू किया तो एक तरह की वो वर्कशॉप थी, मेरे लिए ख़ासकर। कई बार ये होता था कि मैं वो और उनका बेटा, भाभी हमारी मधुरिमा जी वो होती थी और उन्हीं दिनों उन्होंने अतमश्मी निकाला। उस समय निकालना आपको पता है कैसे गैली जी, प्रूफ आ जी। रहे हैं, वो सारी हुँ। चीज़ें करते थे। वो वर्कशॉप मैं कह रहा हूँ। हिंदी ऑनर्स मैंने कर लिया, वहाँ से जब एमए में भी चला गया, तो वहाँ मेरे अन्य लोगों से मुलाकातें हुई। इनका भी दृष्टिकोण तब तक जो है मार्क्सवादी था। अच्छा, कोहली जी का? जी, अगर आप राम कथा में दीक्षा पढ़ें सबसे पहले, जी, जी। दीक्षा में वो क्या कहते हैं, जो वर्णन उन्होंने किया कि राम को दीक्षा क्या मिली, उन्होंने उसकी भूमिका में लिखा है कि बांग्लादेश में उन दिनों बांग्लादेश का युद्ध चल रहा था जी। और बांग्लादेश में अमेरिका वहां से बैठा हुआ क्या कर रहा था, बुद्धिजीवियों को मार रहा था। क्यों? बुद्धिजीवी जो है आपको लड़ने का संस्कार देता है और उन्होंने उसकी तुलना अमेरिका से की। अमेरिका भी वहां बैठा हुआ यही कर रहा था, पूंजीवाद के खिलाफ। इन्होंने ये सारी चीजें उसमें लिखी हैं पहले पाग में, दीक्षा में। और मुझे याद है कि वो दीक्षा जब मतलब आई कहाँ से आई ये भी बताता हूँ आपको। पहले उनकी सोच थी लिखना चाह रहे थे, तो उसको उन्होंने धर्मयुग में भेजा, धर्मयुग में उसका छपा, बहुत सारी पत्रिकाओं में छपा। फिर उन्होंने पांडुलिपि भेजी। आप माने हर प्रकाशक ने उसको मना कर दिया, सोचिए। हर प्रकाशक ने। उन्हीं दिनों श्री कृष्ण थे, पराग प्रकाशन उन्होंने शुरू किया था और वहाँ राधा कृष्ण में काम भी करते, तो बहुत अच्छा प्रूफ भी करते थे। तो वो उन्होंने प्रकाशन शुरू किया, तो उन्होंने इनको वो पांडुलिपि दी और कहा श्री कृष्ण मैं पैसे दूँगा, मेरे पैसे छापो। उन्होंने पूरी पढ़ी पहले, नहीं तो आजकल के प्रकाशक पढ़ते कम, या तो उनके एडिटर पढ़ते हैं। पढ़ के उन्होंने कहा एक शर्त है मैं छापूँगा, पैसे मैं नहीं लूँगा, ये किताब आप किसी को नहीं देंगे, इसके बाद वाले भी सारे आप मुझे देंगे। तो ये और उसके बल पर उसने 7 बेटियों की शादी की, ये इस पूरी सीरीज़ को लेके।
तो वहाँ पे आप ये देखिए, शुरू में उनको ये था कि ये उस दिनों सुधीश पचौरी वहीं रहते थे। वो भी आते थे लेखक मंडल में, उन्होंने भी सुना, प्रशंसा की और मार्क्सवादी सोच भी उस तरह से आ रही थी। पर जब छप के आया, क्योंकि राम का नाम है, तो उन्होंने उधर नहीं अपनाया। और यहाँ बिना पढ़े लिखे दक्षिण पंथ में, क्योंकि राम पर किताब आई है, उनके प्रशंसक अटल बिहारी वाजपेयी का इसलिए भी था कि मिसेस कौल जो है रामजस कॉलेज में थी, तो वो उनको बहुत पसंद करती थी, नरेंद्र कौल जी को। और उसके कारण अटल बिहारी वाजपेयी से और देखिए वो क्या हैं हमारे, फिर मैं नाम भूल गया, ये जिन्होंने राम आंदोलन शुरू किया था, अशोक सिंघल? नहीं, ये बीजेपी के लालकृष्ण हाँ, आडवाणी? लाजकृष्ण, वो इनके बहुत प्रशंसक, ये सब। अब क्या हुआ कि वहां से इनको प्रशंसा की प्रशंसा मिलने लग गई, तो वहां से ही बदले। फिर ये परिवर्तन दूसरी तरफ चला गया, उस तरफ की। अब प्रभु जो है वो प्रभु हैं। पहले राम जो है वो हैं, जहाँ पे उन्होंने ये भी किया कि अहिल्या को ये लिया कि अहिल्या जो है वो पत्थर नहीं हुई थी। वो क्या था कि राम वो जो इंद्र था, किसी में उसका साहस नहीं था कि उसका विरोध कर सके। और उसने जब दुष्कर्म किया वहाँ पर, ये उनको जो गौतम थे, उनको अपने पुत्र की चिंता थी कि भैया इसके आगे भविष्य क्या-क्या होगा। और अगर आप देखें तो आरंभ से जो इंद्र है, ऐसे लोगों के खिलाफ है जो आगे बढ़ रहे हैं। और वो राम जो है आरंभ से इंद्र के खिलाफ है। जयंत भी आता है, आखिर में जाकर इनको वो मिलता है। तो इन्होंने कहा कि सिर्फ राम में वो साहस था कि वो कह सके कि इंद्र दोषी है, अहिल्या नहीं है। अहिल्या जाति बाहर कर दी गई थी, पर शिलावत जीवन जी रही थी, शिला नहीं थी। मतलब ये वैज्ञानिक सोच लेके वो आए थे। खैर बाद में तो धीरे-धीरे वो राममय हो गए कि हर जगह जो वो जैसे वो कहते, जब भी उनसे कहो तो वो कहते थे राम जी की इच्छा, जो भी मिल रहा है राम जी की, वो अलग। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ कि जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में गया, तो वहाँ पे निर्मला जैन, इन लोगों के साथ विश्वनाथ त्रिपाठी और काफ़ी लोग थे, रामदृश मिश्र, ये। और अभी भी मतलब उनके साथ उसी तरह के सारे संबंध हैं, श्रीमती जैन के साथ भी, और नित्यानंद तिवारी जी। तो इन लोगों के साथ और मेरी धीरे-धीरे, और सबसे ज़्यादा क्या है, जब मेरी नौकरी लगी तो वहाँ पे मेरे मित्र बने, जो मेरे साथ जिन्होंने किया, हम 3 लोग थे। रमेश उपाध्याय। रमेश उपाध्याय उन दिनों सेठी पत्रिकाओं के खिलाफ, पहले उसमें लिख रहे थे धर्मयुग वगैरह में, उनके खिलाफ आंदोलन करके, जनवादी आंदोलन, पहले कमलेश्वर के साथ, फिर उसके साथ, फिर उनके साथ अलग-अलग बदलते हुए आए थे। तो खैर उनसे उस समय, वो तो मुझसे 7 वर्ष बड़े थे, तो मुझ में तो उतनी परिपक्वता नहीं थी, तो उनके साथ रहते-रहते। प्रेम जी, एक सवाल मेरा यहाँ पे है कि लिखना आपने हाई स्कूल में पहली कहानी छपी। जी, इसके बाद आपके जो अध्यापक लोग रहे हैं, जो आपने नाम बताए, सारे लोग हिंदी साहित्य के, हमारे जो दर्शक हैं वो जानते होंगे। ये सारे बड़े नाम हैं। अ, एक तो साहित्य में ये जो वाद का संकट है, जिसको हम दक्षिण पंथ और वामपंथ सोच की बात जो कर रहे हैं, और इसके साथ-साथ आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर कहा कि वामपंथ ने सिर्फ इसलिए नरेंद्र कोहली को नकारा क्योंकि वहां राम का नाम था, और दक्षिण पंथ ने केवल बिना पढ़े इसलिए स्वीकारा क्योंकि वहां राम थे। जी, ये जो पढ़ने का संस्कार है, जो पढ़ने के चलते राम का विरोध कर रहा है और बिना पढ़े राम को स्वीकार कर रहा है, यानी ये भक्ति और ज्ञान का जो एक अंतर विरोध है, वह साहित्य में साहित्यकारों के बीच किस रूप में सामने आया। और आपके सामने चूंकि पूरा का पूरा परिदृश्य जो है, आप इलाहाबाद में थे, जहां एक तरफ विराट साहित्यिक वैभव, हम मैं कह सकता हूं, जी, का दौर था। ठीक है, आपका बचपन था,
लेकिन वहाँ पे गुटबाजी का यह स्तर नहीं था। पंत और निराला में चाहे जितना भी कोई उस तरह का विभेद नहीं था। रचनात्मक स्तर पर एक अलग बात रही हो। प्रेमचंद प्रसाद के बीच कहीं कोई ऐसा मतांतर और मतभेद नहीं था। जबकि दोनों के लिखने का जो लोग हिंदी जानते हैं, पढ़ते हैं, वो देख रहे होंगे कि भाषा के स्तर पर पृष्ठपोषकता के स्तर पर, शिल्प के स्तर पर बहुत अंतर है प्रेमचंद प्रसाद में। तो हिंदी साहित्य में या हमारी सनातन जिसको मैं परंपरा कहता हूँ, उसमें मतांतर कभी भी मतभेद में परिवर्तित नहीं होता था। लेकिन जब आपका दौर आया, तो ये मतभेद में क्यों परिवर्तित हो गया? ऐसा क्यों हो गया कि दोनों पक्ष अपने विचारों को लेकर कट्टर होते चले गए और एक दूसरे को विरोधी मानने लगे? इस प्रक्रिया ने साहित्य का क्या कोई नुकसान किया या उसे पोषित किया, फायदा किया? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये सवाल मेरे सामने अक्सर आता रहा जब से मैंने शुरू किया। जो आपने अभी मतभेद कहा, मैं थोड़ा उसको मनभेद कहूँगा। जी। मतभेद होना कोई दिक्कत नहीं है कि आपके विचार मेरे से नहीं मिलते हैं। मतभेद जब मनभेद में बदल जाता है विचारों के कारण, समस्या वहाँ आती है। जैसे अभी आपने चर्चा की, वो सारा मैं दृश्य देख रहा था। उसके बाद मैंने ये मेरे ख़्याल में 1980 के करीब 79 में एक पत्रिका निकाली थी सार्थक करके। और मेरे मन में ये हर जैसे लोग थे वो कहते मुक्तिबोध की पंक्ति, पहले तय करो कि सो रहो तुम, भैया तब लिखना शुरू करो। तो मुझे लगता था कि ये तो मतलब अगर आप पिछलग्गू हैं तो आप चल देंगे। तो मेरे मन में तो मैंने उसमें एक संपादकीय लिखा था, वो सार्थक नाम से पत्रिका थी, बड़ी अच्छी पत्रिका निकली जिसमें हमने परसाई का इंटरव्यू मैंने लिया था, वो छापा था प्रकाश जो काफ़ी चर्चित रहा, फिर अमृता प्रीतम से बातचीत की थी। उसमें मैंने लिखा था बद्ध, प्रतिबद्ध, दलबद्ध, ये संपादकीय लिखा था और जिस पर भारती जी का पत्र आया था कि बहुत बढ़िया। मैंने उनसे पूछा भी कि क्या मैं इसको वहाँ पे दे दूँ प्रतिक्रिया? उसको कहते नहीं, दो मत, ये तुम्हारे लिए वो व्यक्तिगत है। उसमें मैंने यही सवाल किया था कि प्रतिबद्धता क्या है, बद्धता क्या है और दलबद्धता क्या है? प्रतिबद्ध हर व्यक्ति होता है। प्रतिबद्ध मतलब आपकी सोच है, आप किसके साथ हैं? अगर आप जो है किसी के साथ नहीं है तो कहाँ हैं आप? मतलब वो आपके विचार तो कहीं न कहीं सामने आएँगे। और दलबद्धता मेरा कहना ये था क्योंकि मैंने अ, जो प्रगतिशील लेखक संघ का सम्मेलन हुआ जिसमें परसाई थे वहाँ पर, उन्होंने अध्यक्षता की थी। मेरे भीष्म साहनी जी के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। 4 वर्ष तक मैंने इंडो रशियन लिटरेरी क्लब के महासचिव के रूप में काम किया। मतलब वो उस तरह की चीज़ें थी। और उसमें समिति में एक तरफ वो बड़ी मज़ेदार घटना है कि समिति में मैंने नामवर सिंह को रखा था, राजेंद्र यादव को रखा था और उसमें एक अंद्रे नज़ारकिन, वो रूस के थे। तो जब उनको मैंने कार्यक्रम बनाने लगा तो राजेंद्र यादव बोले, "प्रेम, तुम तो नरेंद्र कोहली भी कार्यक्रम करोगे?" मैं चुप रहा, मैं कहा देखूँ वो क्या कहते हैं। नामवर जी इस मामले में बहुत उदार थे। बोले, "क्यों नहीं करेगा? ये तो मंच है, बात करने दीजिए लोगों को।" तो मैं ये कह रहा हूँ कि उस समय मेरा ये चल रहा था, तो मैंने उसमें लिखा था कि पार्टी से जुड़ते ही लेखक कार्यकर्ता हो जाता है। आपको आपके मन में विरोध है, पर फिर भी नहीं कर पाएँगे। यही सवाल मैंने परसाई से किया था। मैंने उनसे कहा जब ये उनसे इंटरव्यू मैंने लिया था आपातकाल के बाद। तो मैंने उनसे कहा कि और सीधा पूछ नहीं सकता था मैं उनसे। मेरी उम्र क्या थी 27-28 वर्ष का, परसाई कहाँ हमारे आदर्श के रूप में, फिर भी मैंने किया। और परसाई इस मामले में मुझे श्रेष्ठ लगते हैं कि वो आपको जवाब देते हैं, प्रजातंत्र है उनके और कभी अपना अहंकार उन्होंने नहीं पाला। जैसे 1-2 चीज़ें हैं उसमें। एक मैंने उनसे घुमा के पूछा कि सर ऐसा होता है कि कई बार होता है व्यंग्यकार जो होता है, परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, उसमें अपने विचार बाधित हो जाए, कहना कुछ चाहता है, विसंगतियाँ कुछ होती हैं पर उसका समर्थन करता है। तो बोले मुझसे धीरे सीधे-सीधे कुछ क्यों नहीं पूछते कि आपातकाल में मेरी भूमिका क्या थी?
परसाई की भूमिका तो आप जानते ही, जिस तरह से था, सब लोग उस तरफ थे। तो कहते हैं कि मतलब उन्होंने अपनी तरह से जवाब दिया कि जो आज शेर हो रहे हैं, उन्होंने पहले कौन-सा शेर मारा है। तो ये क्या है कि अगर मैं प्रगतिशील लेखक संघ का सदस्य होता, तो ये सवाल मैं उनसे कर ही नहीं सकता था। ऐसे ही जब मैंने उनसे पूछा कि आपने इतना सब कुछ लिख दिया है, मेरे साथ और लोग भी थे, श्याम कश्यप थे, मोहन थे, एक हरिमोहन शर्मा जी हैं, वो थे, हम लोगों ने बातचीत की, पर ज़्यादातर सवाल मैंने इनसे किए कि आपने इतना लिख दिया है और अब हम क्या कर सकते हैं? तो कहते हैं कि अगर मैं भी सोचता, शौकत थानवी, इन सब जो हमारे समय में थे, उन लोगों ने लिख दिया है, तो मैं क्या लिखता? कहते प्रेम, मैंने अपने पिता को नंगा नहीं देखा है, तुम्हारी पीढ़ी देख सकती है। मतलब बहुत बड़ी बात उन्होंने की कि युवा में ये रहता है कि वो आगे की सोच, आगे की चीज़ चल सकती है। तो इस दृष्टि से मुझे ये लगा कि मेरी क्या सोच होनी। फिर मैंने श्रीलाल जी को जब पढ़ा, तो उनसे भी किसी ने प्रतिबद्धता के बारे में सवाल किया गया। मुझे लगा कि मैं वैसे ही हूँ उस हिसाब से। तो उसमें वो ये कहते हैं कि अगर आप ये पूछ रहे हैं कि मैं राजनीतिक दृष्टि से या इससे जुड़ा हूँ, तो उससे मैं कोई जवाब नहीं है मेरा। मेरी प्रतिबद्धता उसके साथ है जो वंचित है। जो समाज में जो मोटर में जा रहा है उसके प्रति नहीं है मेरी प्रतिबद्धता, जो साइकिल में जा रहा है। और मैं ना दक्षिणपंथी हूँ, ना वामपंथी हूँ। मैं हाँ, वाम वाली सड़क में थोड़ा-सा इधर को हूँ झुका हुआ। मतलब वो मेरे विचार हैं। तो मैं मानता हूँ, मैं परसाई को मानता हूँ, उनसे संस्कार ग्रहण किए, मैं कबीर को मानता हूँ। पर मैं ये भी मानता हूँ कि व्यक्ति जब तक अपनी स्वतंत्र सोच नहीं होगी उसकी, जब तक आप जो है लगातार जो है दूसरे के बनाए राह पे चलेंगे। मैंने तो ये लिखा है कि मैंने अपना जो मेरे सामने राजमार्ग था, मेरे सामने परसाई का राजमार्ग था, मेरे सामने शरद जोशी का राजमार्ग था, मैंने वो राजमार्ग नहीं अपनाया। मैं उधर से नीचे उतरा, पगडंडियों की तरफ गया। मेरे सामने बहुत खतरे थे कि साँप, बिच्छू, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, पर मेरी कुदाल अपने पास थी। मैं उससे आगे चलता चला गया, बना के जो रास्ते चला गया। प्रेम जी, मेरा सवाल ये है कि कहानी से व्यंग की तरफ आपकी रुझान कैसे? क्योंकि पत्रिका की तरफ आपने एक इशारा दे दिया कि चूँकि रमेश उपाध्याय जो है छोटी पत्रिकाओं, सेठ घरानों की पत्रिकाओं के खिलाफ थे एक तरह से, तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आपके साथ के लोग विरोध में थे, तो आपने पत्रिका अभी सार्थक की बात की, व्यंग यात्रा की लगातार उसमें आपके आर्थिक संघर्ष और उसके उसमें जो आप अपना समय, श्रम और धन तीनों जो अर्पित कर रहे हैं, वो व्यंग यात्रा के पाठकों को भी पता होगा, मुझे भी पता है। जो साहित्य जगत के लोग हैं, जो पत्रिकाएँ खरीद रहे होंगे, उनको भी मालूम है कि उसमें आपका कितना श्रम लगता है और किस तरह से वह पत्रिका किसी भी रूप में बिना लाभ के एक तरह से लोगों तक पहुँच सके स्तरीय सामग्री, उसके लिए आप प्रयासरत हैं लगातार। ये व्यंग की तरफ आपकी रुझान कैसे और कब हुई? और फिर इतनी सारी पुस्तकें आपकी आई। ये सवाल के उत्तर के बाद मैं फिर ज्ञान चतुर्वेदी जी ने अभी बहुत उनकी उनकी व्यंग की जो प्रतिनिधि व्यंग की एक पुस्तक को सीरीज लिख रहे हैं, उसमें उन्होंने बहुत व्यंगकारों को कोसा है। और उनका कहना है कि जो व्यंग के नाम पर जो है बहुत ही कूड़ा-कबाड़ एक तरह से वो कहना चाहते हैं, बहुत ही कचरा घास-फूस इकट्ठी हो रही है और स्तरीय व्यंग नहीं आ रहा है। ये मेरे प्रश्न का दूसरा हिस्सा है कि बतौर संपादक आप इस पर क्या सोचते हैं और इस पर क्या दृष्टि है? तो पहला, व्यंग की तरफ आपकी रुचि और रुझान कैसे आई? इसका उत्तर, और फिर दूसरे हिस्से में आप मेरे इस दूसरे सवाल का उत्तर दीजिएगा कि आज जो व्यंग लिखा जा रहा है, क्या बात है कि जो पैमाना हरिशंकर परसाई जी, शरद जोशी जी ने छोड़ा, या जो अभी आपके समय में आप लोग हैं, ज्ञान जी हैं, बाद की पीढ़ी क्या उस स्तर पर आ रही है, उतनी प्रतिभावान है कि नहीं है? व्यंग और हास्य का अंतर उसको पता है कि नहीं है? ये भी एक तीसरा प्रश्न हो गया। तो बड़े लंबे-लंबे जवाब वाले सवाल हो गए, क्योंकि ये लगभग वैसे ही है कि एक तालाब में आप ज़ोर से कंकरी मार दें, कि मैंने तो कंकरी मारी थी, तो इतनी सारी लहरें क्यों आ गई? बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो आपने कही। हो सकता है कि सिलसिलेवार जवाब ना दे सकूँ।
परसाई एक व्यंग की तरफ जुड़ने का मेरा सबसे कारण जो है, मैंने बताया माँ का जो है ना, उन्होंने मुझे संस्कार जो किए थे कि सत्य जो है, जो सच है, उसको बोलने की हिम्मत रखो, जो तुम्हारे सामने है। और मैं जब पढ़ रहा था तो मैंने देखा सबसे ज़्यादा अगर हिम्मत बेबाकी से कहने की किसी के पास है, तो कबीर के पास है। मुझे कहीं और कोई नहीं दिखाई देता था। सब दास भक्ति वहाँ पे साकार जो है उसमें लगे हुए हैं, और अगर दूसरी तरफ निराकार भी लगे हुए हैं, तो वहाँ पर पद्मावत जो लिखा जा रहा है वो अलग तरह का इश्क के मतलब वो लैला मजनू के किस्से वो हैं। मुझे लगा कि संत लोग जो है वो सही मानों में समाज का विश्लेषण कर रहे हैं। वो उस समय के समाज को देख रहे हैं। तुलसीदास ने उस समय के समाज को देखा, आदर्श उपस्थित किया, उन्होंने उस तरह से किया। पर वो यथार्थ जो है, जो मैं कह रहा हूँ जो सत्य है, तो वो सत्य मुझे जो है कबीर में, दादू में, पीपा में, इन सब लोगों में मिला। और कबीर को भी मैंने फिर पढ़ना शुरू किया। पर कबीर के 2 पक्ष हैं। एक पक्ष तो साखियों का है जिसमें वो सामाजिक विसंगतियों पर सीधा-सीधा व्यंग करते हैं। दूसरा पद है, जो निराकार ईश्वर की तरफ वो लेके जाता है, जिसमें माया महा ठगनी हम जानी। यहाँ पे वो है कि और कबीर में ये साहस है उस समय में जब धार्मिक झगड़े बहुत होते थे, वो हिंदुओं के लिए भी कह सकते थे कि तू जो ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया और द्वार ते क्यों नहीं आया? या जो कांकर पाथर तोड़ी के मस्जिद लई बनाए ता चढ़ी मल। तो उनमें वो साहस था कबीरी। तो सत्य बोलने का, कहने का जो साहस है और विसंगतियों पर सीधा आक्रमण करना, ये मुझे निरंतर पाठ मिलता रहा। फिर दूसरा क्या कि उन दिनों धर्मयुग जो है बहुत चर्चित है। पहले तो हम लोग सरिता उसको पढ़ते थे, मतलब सरिता हमारे घर में उसका प्रवेश था, क्योंकि बड़ी अच्छी-अच्छी बातें होती हैं उसमें सारे के। तो वो पर उसमें अलग था कि हिंदू धर्म को लेके जो है उसमें काफ़ी आक्रमण होते थे। तो वो था, उसको पढ़ लिए। फिर मनोरमा, इस तरह की चीज़ें हैं। फिर जो है धर्मयुग जब आया घर में, तो उसमें क्या हुआ कि देखते थे सारा बाकी और चीज़ें, तो पहला बैठे ठाले पे चलता था। परसाई, शरद जोशी और रवीन्द्रनाथ त्यागी, इनकी त्रयी थी वहाँ पे। तो उसमें जो है आप देखें कि अच्छा, एक मज़ेदार किस्सा है त्रयी का, आप देखें कि उन दिनों त्रयी का समय था। वहाँ पे कहानी में त्रयी चलती थी। ऐसे ही इसमें त्रयी चलने लग गई, कहते हैं बैठे ठाले में। और उस त्रयी में श्रीलाल शुक्ल उपेक्षित हुए जरा। त्रयी में परसाई, शरद जोशी और त्यागी आते थे। खैर उनको पढ़ रहा था मैं। तो मुझे लगा कि ये मेरे ज़्यादा करीब है लेखन के। कहानियाँ मैंने शुरू में लिखी, जो इसमें भी हैं उस तरह की, जो सारिका में भी छपी, जो उस समय कहानीकार पत्रिका निकलती थी उसमें उसमें भी छपी, कहानी में भी छपी। और पत्रिकाएँ प्राची करके एक पत्र है, जिजीविषा, बहुत सारी उन दिनों लिखी मैंने। तो और पहला जो कहानी संकलन हमारे कॉलेज से मुट्ठियों में बंद आकार, जो निर्मला जैन जी के उसमें संपादन में भी आया था। उसमें मेरा एक व्यंग्य था, राजधानी में गँवार, और एक कहानी थी उसमें। तो ये जो वहाँ से दौर था, तो मुझे लगा कि ये व्यंग्य, मतलब एक बार किसी ने सवाल किया कि आपने व्यंग्य को कैसे अपनाया? मैंने एक उससे कहा, व्यंग्य को मैंने नहीं, व्यंग्य ने मुझे अपनाया। मतलब वो जैसे हो गया कि मुझे ये है, तो फिर मैंने वहाँ से लिखना शुरू किया। और धीरे-धीरे जो फिर कहानी जो है, आती रही व्यंग्य कथाएँ जो उस रूप में। पर व्यंग्य मुझे लगा कि यहाँ पे आप मैं बेबाकी से अपनी बात कर सकता हूँ। इसीलिए मैंने नाटक भी 3 नाटक लिखे, सीता अपहरण केस। अब उसकी चर्चा ज़्यादा नहीं करूँगा कि विवादाग्रस्त चीज़ें हैं वो। सोते रहो, क्यों चुप तेरी महफ़िल में है। तो ये मैंने उसमें भी किया, क्योंकि नाटक का क्षेत्र शरद जोशी के बाद हमारे यहाँ लगभग व्यंग्य नाटक का है नहीं। फिर मैंने संस्मरण भी जो लिखे, वो व्यंग्यात्मक संस्मरण उस तरह से। तो अब धीरे-धीरे वो चीज़ें जो है आने लगी। और व्यंग्य जो है, जैसे चित्रा मुद्गल ने कहा था कि प्रेम का तो अब ओढ़ना-बिछौना दोनों व्यंग्य हो गया है। अब व्यंग्य ही करते हैं, स्वयं के बारे में सोचते हैं। पत्रिका की जो आपने बात की ना, एक सार्थक, तब हमने पत्रिका मैंने निकाली थी जब मैं से यूनिवर्सिटी वेस्ट इंडीज़ में अतिथि संपादक के रूप में अतिथि आचार्य के रूप में गया था। और वहाँ से जब मैं लौटा 2002 में, तो मैंने देखा, जैसे अभी आपने चिंता प्रकट की है, कि मैंने देखा कि व्यंग्य में बिखराव बहुत है। और मज़े की बात क्या है कि
लिखा बहुत जा रहा है। मतलब ये जैसे एक होता है ना, थोक की दुकान है, मतलब आप खूब सारे मॉल हैं, वहाँ खूब सारी आपको चप्पलें-वप्पलें मिल जाएँगी, पर आस-पास खोजें तो मोची नहीं मिलेगा आपको। व्यंग्य में मोची नहीं है। जो आपके जूते को देख के उसको ठोक बजा के कह सके, वो गायब है। हमारी ज़िंदगी से आप देख लो, मोची गायब हो गए हैं। जो संबंध गाँठने वाले लोग हैं, मैं उसको ही मानता हूँ, वो जूता गाँठता है ना, मोची संबंध गाँठता है जैसे उस तरह से, तो ऐसे ही संबंध गाँठने वाले लोग हमारे जीवन से गायब हो गए। तो फिर मैंने ये देखा कि हमारे यहाँ पर व्यंग्य की पत्रिका, उसमें गुदगुदी, बहुत सारी पत्रिकाएँ थी, पर विमर्श नहीं। व्यंग्य लिखा बहुत जा रहा है, कविता में विमर्श बहुत है, कहानी में विमर्श, कि व्यंग्य कैसा है, वो नहीं है। तो मैंने एक जनसत्ता में तब लेख भी लिखा था बाद में, कि तू भी रानी मैं भी रानी कौन भरेगा पानी। व्यंग्य में सभी रानियाँ हैं, पानी कौन भरेगा? पानी भरने वाला कोई नहीं है, कि जो तो संपादक नहीं है, आलोचना, व्यंग्य का आलोचना शास्त्र नहीं है। वो जो अभी-अभी निकला हुआ चूज़ा बाहर निकलने को कोई बाहर आ जा भैया, तो ये कहता है कि मैं बाहर तब आऊँगा, पहले मेरा मूल्यांकन करो। अभी आपने लिखा नहीं, तो आप उसका मूल्यांकन माँग रहे हैं। तो मूल्यांकन कहाँ से करेंगे? तो इस दृष्टि से मुझे लगा कि विमर्श की आवश्यकता है। तो मैंने प्रयोग के रूप में व्यंग्य यात्रा के 2004 में अक्टूबर में, अब इस बात को 20 साल हो गए, अब इसमें हो जाएँगे। तो उसमें मैंने प्रयोग के रूप में 5 अंक निकाले, कि मैं प्रयोग के रूप में निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसके बाद मेरा लेखन बैक सीट में जाएगा। ज्ञान की आपने बात की, कि ज्ञान ने बाद में लिखा था कि मेरे मित्र की लेखन की नाव जो है रेत में फँस गई है, अब बड़ी मुश्किल से निकलेगी। फँसती है, बैक सीट पे जाती हैं चीज़ें। तो फिर मैंने जो है उसमें निकाला, और मेरा ये था कि व्यंग्य पर विमर्श हो। पहला मेरा अंक जो था व्यंग्य के मनोविज्ञान पे था, कि व्यंग्य क्यों करते हैं, व्यंग्य का मनोविज्ञान क्या है? जिसमें इन लोगों ने, निर्मला जैन जी ने लिखा, नित्यानंद तिवारी ने लिखा, कमल किशोर गोयनका ने लिखा। फिर उसके बाद मैंने अंक निकाला व्यंग्य में मिथकीय प्रयोग, कि आप दूसरी जगह जब से अमृतलाल नागर जब लिखते हैं, मिथक का प्रयोग करते हैं वो, और व्यंग्यकार जो करता है मिथक का प्रयोग, उसमें क्या अंतर है? उसमें बहुत बड़ा अंतर है। नरेंद्र कोहली मिथक का प्रयोग करते हैं तो व्यंग्य उसकी व्याख्या करते हैं नए दृष्टि से, और अगर व्यंग्यकार मिथक का प्रयोग करता है तो मिथक को तोड़ता है। वो कृष्ण से चुनाव लड़वाता है, कृष्ण तो चुनाव लड़ते हैं। तो ये अंतर है। तो उसमें भी मैंने लोगों से विचार लिए कि भाई किस तरह से हो सकता है। फिर मैंने साहित्य में माफिया किस तरह से आता है उस पे, फिर व्यंग्य कविता हाशिए पर क्यों है? जो कविता आप देखिए कबीर से चली हुई शुरू, आज जो है जब जैसे मंच पे आई, उसके बाद से चुटकुलेबाजी हुई, वो हाशिए पे चली गई, और इस समय जबकि लिखने वाले राजेश जोशी, मैंने अभी एक कबीरी धार की कविता करके इसका व्यंग्य यात्रा का विशेषांक निकाला था। उसमें सारे वो लोग हैं जिन लोगों ने, जिनको आप जैसे लीलाधर मंडलोई हैं, ये सारे लोग, मतलब सुभाष राय हैं, इन सबकी कविताएं मैंने ली। मुझे अच्छा लगा, राजेश जोशी से मैंने कहा तो उन्होंने 15-16 कविताएं मुझे भेजी। मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है कि व्यंग्य यात्रा को बिना पारिश्रमिक के लोग जो है वो दे देते हैं इस तरह से। तो मुझे ये लगा, ऐसे ही मुझे लगा कि हम व्यंग्य को सीमित कर रहे हैं। हमारे यहाँ आईएसआई का ठप्पा, कि भैया ये व्यंग्यकार है, ये व्यंग्यकार नहीं है। और हम व्यंग्यकारों ने, मैंने एक जगह लिखा भी था कि एक कुआं बना लिया है, उसमें मेढक बन के बैठे हुए हैं, उसी में प्रतियोगिता करते रहते हैं कि भैया मैं तेरे से ऊपर, मैं तेरे से ऊपर, और हमें उतना ही आकाश दिखता है, साहित्य का आकाश नहीं दिखाई देता। तो हमें आवश्यकता है उस साहित्य के आकाश को देखने के लिए, इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें व्यंग्य चेतना है, जिन्होंने व्यंग्य लिखे हैं, पर हम उन को जानते नहीं, और वो व्यंग्यकार कहलाना पसंद भी नहीं करते। इस पे मैंने निकाला, ममता कालिया ने मुझे रचना दी, क्या कहते हैं, चित्रा मुद्गल जी ने रचना दी, पुष्पा भाटे, ये इन सब लोगों से मैंने रचनाएँ ली। महेश कटारे जो बहुत अच्छे कहानीकार के रूप में, नए लोगों ने, इन सब की, वो सारे लोग जो व्यंग्यकार के रूप में नहीं जाने जाते, कम से कम 150 पेज का वो अंक मैंने निकाला उसमें, कि भई व्यंग्य को विकसित करो। मेरा मानना ये है कि हर व्यक्ति, कहानीकार, कवि, कथाकार, जो भी है, नाटककार, व्यंग्यकार बाद में है, पहले वो साहित्यकार है।
और उसके वही सामाजिक सरोकार हैं जो किसी साहित्यकार के होने चाहिए, हर व्यंग्यकार के भी वही होने चाहिए, ये मेरा मानना है। तो एक बात और आखिर में कहूँ कि जब आपने परसाई का बात किया कि उन्होंने ये था, हम भूल जाते हैं भारतेंदु ने कितना संघर्ष किया है। उस समय बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त उन लोगों ने जो लिखा है, उस समय अभी मैं बंग महिला की कर रहा था, चंद्रदेव से बातचीत अगर आप वो पढ़ें, मतलब उसने उस समय अंग्रेजों की इतनी बेबाकी से उनकी आलोचना की है। उस समय जो है शिव शंभू के चिट्ठे जो लिखे गए, किस तरह से लिखा गया, वो साहस, तो वो एक चीज़ है। मतलब हमारा क्या होता है, जब हम पढ़ते नहीं उन चीज़ों को, तो वो चीज़ें हमारे सामने नहीं आती। आजकल के क्या लोग हैं, अब आप उनसे पूछिए क्या नाम है, 4-5 नाम परसाई शरद जोशी, तो उसके समय में जो लोग और हुए हैं, चाहे वो लतीफ़ गोगी हों, शंकर पुणतांबेकर हों, उन लोगों के नाम नहीं आते हैं, उससे उनको याद ही नहीं है। परसाई की भी 10-15 रचनाओं से ज़्यादा कुछ बता ही नहीं सकते हैं। और ये इतिहास तो उन्होंने पढ़ा ही नहीं है कि कैसे जो है। अब आप देखिए, प्रसाद को आप मान सकते हैं व्यंग्यकार हैं। मैंने जन्मेजय उनके ही नाटक से लिया है। उनका नाटक है जन्मेजय का नागयज्ञ। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। और मैंने जब एमए में था, डिसर्टेशन था, तो मैंने उसमें प्रसाद मेरा स्पेशल था, तो मैंने लिखा कि मुझे प्रसाद के नाटकों में हास्य व्यंग्य पर काम करना है। डॉक्टर नगेन थे, प्रसाद व्यंग्य कहाँ है? प्रेमचंद की कहानियों में सामाजिक परिवेश। ठीक। फिर एमफिल में मैंने डिसर्टेशन पे आया, तो उस समय डॉक्टर विजयन स्नातक थे। वो बहुत खुले दिमाग के थे और व्यंग्य के समर्थक थे। मैंने उनसे कहा, मैं कहा ज़रूर करो। बाद में किताब छपी तो उन्होंने भूमिका भी लिखी। आप देखिए, अगर आप प्रसाद का ध्रुव स्वामिनी नाटक पढ़ें, व्यंग्य से भरा हुआ है। उसमें बौने कुबड़े हिजड़े का जो दृश्य है, उस समय की जो व्यवस्था है, रामगुप्त की व्यवस्था है, प्रशासन है, उस पे इतना गहरा व्यंग्य करता है। और नारी विमर्श आप शुरू किया है, उस समय ऐसी सशक्त नारी कहाँ से मिलेगी, जो चंद्रगुप्त को कह रही है। और जहाँ पे वो व्यंग्य करती है, जब वो बौने कुबड़े हिजड़े में से हिजड़े को बाहर करता है, तो कहती है कि वही तो नपुंसक नहीं है, यहाँ से किसको निकालोगे। मतलब ये हम क्योंकि पढ़ा नहीं, हम नहीं जानते नहीं इन चीज़ों को, तो परंपरा हम एक सोच लेते हैं कि आज ही जो का स्वर्ण युग है, उससे पहले का स्वर्ण युग नहीं है। और आलोचना हो जाएगी उन लोगों की। मैं बताऊंगा कि बहुत सारी रचनाएं शरद जोशी की, बहुत सारी रचनाएं हरिशंकर परसाई की आज सपाट हैं, अभिधात्मक भी नहीं है। जो उन्होंने कॉलम लिखे हैं, आप देखिए उसमें अगर वो उस समय निजलिंगप्पा का जिक्र करते हैं या ठिठुरता हुआ गणतंत्र में कहते हैं वे लेडी इंदिरा गांधी को, संदर्भ है ही नहीं। आप वो कहाँ व्यंग्य होगा? या शरद जोशी, और भी शरद जोशी है, शरद जोशी के अलावा, या तुले अंतुले। अब अंतुले तो है नहीं, वो व्यंग्य कहाँ आएगा? आपको व्यंग्य तो नहीं आएगा। तो मेरा मानना ये है कि हम लोगों में साहस होना चाहिए। मैंने तो जैसे परसाई के लिखा है उनकी चीज़ों को भी, या शरद जोशी के बारे में लिखता है कि आप पढ़िए, अंधभक्त होके मत पढ़िए। आप आलोचना की दृष्टि से पढ़िए। उन्होंने जो अच्छा किया था उसको स्वीकार कीजिए। पर अगर आपके पास वो ताकत नहीं है, तो इसका मतलब आप व्यंग्य का विश्लेषण सही प्रकार से नहीं कर सकते। प्रेम जी, मेरा एक सवाल ये है कि व्यंग आज के समय में आपने भारतेंदु जी से शुरू किया, प्रसाद जी को कहा, ध्रुव स्वामिनी की बात की। अगर इस दृष्टि से देखें तो हर रचनाकार के यहाँ व्यंग का तंतु जरूर है। तुलसीदास में भी है। चाहे वह अंगद रावण का संवाद हो, इस तरह की बहुत सारे बिंदु मिल जाएंगे। कबीर जी की बात की आपने, कबीरदास जी की। पूरा जो हमारा भक्ति साहित्य है, वह आस्था को के बिंदु को छोड़ दिया जाए, जहां भी वो समाज के पास आता है, तत्कालीन सम्राट के पास आता है, व्यंग के रूप में धार आनी शुरू हो जाती है। व्यंग को साहित्य में, हिंदी साहित्य में क्या वह स्थान अभी तक मिल पाया है? जब हम लोग संवाद कर रहे हैं विधा के रूप में, क्या व्यंग्यकारों को वह सम्मान मिल पाया है? आपने कहा कि मैं सभी को साहित्यकार मानता हूं, यह हमारी आपकी दृष्टि है। मेरे लिए हर व्यक्ति जो पुस्तक लिख रहा है वह एक लेखक है।
मैं सभी को जो लोग शब्द की साधना कर रहे हैं बड़ा सम्मान की दृष्टि से देखता हूँ। यहाँ तक कि जो नहीं भी लिख रहे हैं लेकिन पढ़ने में जिनकी रुचि है, मेरे मन में उनके लिए सम्मान है। विधा के रूप में क्या व्यंग को उसका वह स्थान प्राप्त हो चुका है? क्या व्यंग्यकारों को वह स्थान प्राप्त हो चुका है जो कथाकारों और कवियों को हासिल है? मेरा सवाल ये और सवाल ना, और अगर हाँ, नहीं मिला है तो उसकी क्या वजह है? हाँ, मतलब वो वजह है। और जब आप जैसा सजग व्यक्ति ये सवाल उठाता है कि क्या मिला है, मतलब अगर आपके मन में शंका नहीं होती कि है, तो फिर आप सवाल नहीं उठाते, और ये बहुत वाजिब सवाल है और इसके बहुत सारे कारण हैं। कि जब आप कहते हैं कि व्यंग विधा, अब इसमें आपने आरंभ में बात की व्यंग रचनाओं को लेके, तुलसीदास की बात की, सूर की बात है, यहाँ तक कि आप अगर आरंभ में देखें विद्यापति का जो है उसमें ढकोसले और उनका जो है वो खीर पकाई चतन से चरखा दिया जला, आया कुत्ता खा गया बैठी ढोल बजा, शुरू होती हैं चीजें। मेरा मानना यह है कि व्यंग की दृष्टि से 3 लेयर्स हैं, 3 चीजें हमारे सामने आती हैं। एक है रचना में व्यंग। तुलसीदास की रामचरितमानस में सारे प्रसंग जो हैं वो रचना में व्यंग हैं। एक है व्यंग्यात्मक टिप्पणियां, कमेंट्स, कि मैंने सीधी बात नहीं करके व्यंग्यात्मक रूप में बात करी, और जितने हमारे स्तंभ लेखन है ज्यादातर उसी में आते हैं कि कोई घटना घटी, उसने आपने व्यंग की दृष्टि से देखा और उस पर कमेंट कर दिया। एक है व्यंग रचना। व्यंग रचना में आप में उसमें विभिन्न विधाओं की आवाजाही भी हो सकती है, पर मूलतः मेरा मानना है कि वो निबंध के बहुत करीब होती है। निबंध जैसी कसावट भी होती है, और व्यंग में यथार्थ नहीं होता, अर्थात नहीं होता, यथार्थ नहीं कहूँ, अर्थात नहीं होता, कि मतलब मेरा कहना ये है, वो व्याख्या उस तरह की नहीं होती है। और सबसे बड़ा अंतर है भाषा के प्रयोग का और चिंतन का। जिस रचना में चिंतन नहीं है, चिंतन तो और चीजों को भी थे, पर भाषा जो है, इसमें भाषा का क्या है कि इसमें जो अन्यार्थ है वो महत्वपूर्ण है, और जो व्यंग्यकार है वो मक्खी चूस तरह का कंजूस होता है, वो बेकार में प्रयोग नहीं करेगा उन चीजों की। तो भाषा एक बहुत बड़ी ताकत है, जिसका जो मितव्ययी होना पड़ेगा आपको उसके लिए। और भाषा वो शब्द जब तक अन्यार्थ नहीं देगा तब तक जो है वो व्यंग्य की दृष्टि से नहीं आएगा। तो ये कुछ जरूरी शर्तें हैं। दूसरा, व्यंग्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो आपके अंदर निरंतर पाठक को बेचैन करे, और विरोध का स्वर, मतलब और विरोध का स्वर कैसा, जो चुभने वाला है। अब क्या है, ऐसे में जैसे आपने विधा का प्रश्न किया, लोग हास्य और व्यंग को लेके मैं आ अभी जाते ये हैं। सवाल भी देखिए वही मैं ये जुड़ता है, ये देखिए, ऐसा मैंने एक जगह कहा था कि ये हास्य व्यंग और ये जो है विधा का प्रश्न, ये लगभग ऐसे ही है कश्मीर वाले जैसे, उससे ऐसा है ना कि यूनियन में तभी गए हुए हैं कि पता नहीं चलता ये किसका है, ये क्या है, दोनों क्लेम करते रहते हैं। कोई कहता है विधा है, कोई कहता है नहीं है। हास्य व्यंग का तो ये तराजू ले लेते हैं, इतना हास्य डाल दो तो ठीक है, इतना व्यंग डाल दो तो ठीक है। रचना की मांग क्या है, इसकी कोई बात नहीं करता। अब मैं, जब लोग मुझे कहते हैं कि हास्य व्यंग एक ही जैसी चीज है, मैं कहता हूं हाँ है। कारण क्या है, दोनों का आधार विसंगति है, पर दोनों में जमीन आसमान का फर्क कहां है। जयप्रकाश जी, आप देखिए कि मनुष्य, आदि मनुष्य जो है, वो जब आया तो उस क्या जानता था, वो हंसना और रोना। कोई चीज मिल गई तो आप हंस दिए, खुश हो गए, और नहीं मिली तो कोई पीड़ा हुई तो रोने लग गए। पर धीरे धीरे वो सभ्य हुआ। सभ्य होने के बाद उसके अंदर उसको ज्ञान प्राप्त होना शुरू हुआ कि ये चीज जलाती है, ये चीज गड़बड़ है, तो उससे उसका विवेक जागृत हुआ। कि भाई ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसका विवेक जागृत हुआ कि ये चीज सही है और ये चीज गलत है। और व्यंग उसके बाद आता है। सभ्य मानव का उद्घोष है कि मनुष्य जब सभ्य हुआ, आप विवेक का प्रयोग कर लेते हैं, पर जब व्यक्ति सभ्य होता है, उसका मैं मानता हूं व्यंग वहां उद्देश्य उससे भी आगे है कि वो उद्घोष करता है कि मनुष्य पूर्णतः सभ्य हो गया और वो विसंगतियों को पकड़ने लगा। तो जिसका जन्म इसके बाद वो कहां से आएगा यहाँ।
और व्यंग में चुभन होती क्या, हास्य में चुभन होती नहीं होती। लोग कहते हैं नहीं व्यंग में हंसी भी आती है। मैं कहता हूँ व्यंग की हंसी में और सामान्य हंसी में बहुत फर्क है। व्यंग की हंसी वो है जो एक कैटलिस्ट की तरह आती है, एक उत्प्रेरक की तरह आती है। आप दृश्य याद कीजिए महाभारत का, जब माया महल में ये सब लोग आते हैं, दुर्योधन जो गिर पड़ता है, ऊपर से वो बोलती धृतराष्ट्र पुत्र अंधे की संतान, वहां तक ठीक है, वो बोलती है, वो देख लेता है। उसके बाद वो बहुत जोर से हंसती है, वो हंसी यहाँ चुभती है जो महाभारत करवाती है। ये फर्क है सामान्य हंसी में और ये फर्क है। तो मेरा मानना ये है कि कोई भी विसंगत समय हो, व्यंग्यकार के लिए मैं कहता हूं, अगर आपका विसंगत समय में विरोध का स्वर नहीं है तो वो आपके व्यंग्यकार के लिए, दूसरों की बात नहीं कर रहा हूं, आपके नपुंसक होने की निशानी है कि आपको विरोध नहीं कर रहे हैं। वो साहस होना चाहिए व्यक्ति के अंदर, ये मेरा मानना है व्यंग्य की दृष्टि से। और चुभन बड़ी शर्त है। फिर व्यंग्य क्या है, वो निरंतर, उसमें कथानक श्रृंखलाबद्ध नहीं होता, उसमें क्षेपक होते हैं। श्रीलाल जी का याद कीजिए, शुरू में जब वो ट्रक फैने फैलाए पड़ा, उसके बाद कहाँ से कहाँ चलते चले आते हैं, सारे उसमें क्षेपक आते हैं, उसमें बिंबात्मकता होती है। इसीलिए घटनाओं का जंजाल कहा इन्होंने, नित्यानंद तिवारी जी ने। ऐसे ही व्यंग्य में होता है। आप बात आज की कर रहे हैं, कहीं और चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, उस तरह का निबंध में एक श्रृंखलाबद्धता होता है, इसमें ना कथा की श्रृंखलाबद्धता है, जो शुद्ध व्यंग्य है, जिसको मैं मानता हूँ शुरू में। और वो आपको निरंतर बेचैन करेगा पाठक को, एक के बाद एक बेचैनी की परतें उसके उसमें आएंगी। बहुत सारी चीजें हैं उसमें भाषा की दृष्टि से। तो मेरा मानना है कि जब कोई आलोचक, अच्छा मैं तैयार कोशिश कर रहा हूँ बहुत सारे कि भाई किसी तरह से विमर्श उसमें हो, इसीलिए पत्रिका निकालने का लक्ष्य है कि व्यंग्य का आलोचना शास्त्र तैयार हो। और जब तक वो नहीं होगा, व्यंग्य को ये साहित्य की पंक्ति में जगह नहीं मिलेगी, वो दोयम दर्जी का माना जाता रहेगा। और उसका कारण सबसे बड़ा है, हास्य के साथ जोड़ के और चुटकुलेबाजी के साथ जोड़ के। कोई भी अच्छा व्यक्ति अपने आप को व्यंग्यकार कहलाना नहीं चाहता है, उसको लगता है कि मुझे हास्यकार बनेंगे। परसाई ने लिखा है, व्यंग्य लिखने वालों की ट्रेजेडी नहीं है, जैसे ही देखते हैं उसको कहते हैं अच्छा आप आप कौन सी चीज में हंसा रहे हैं। मतलब ये सबसे बड़ी जो हमारे यहाँ दिक्कत है कि व्यंग्य और हास्य को भाई बहन की तरह जो जोड़ दिया गया या जुड़वा भाई मान लिया गया, ये सबसे बड़ी दिक्कत है मैं एक सवाल मेरा है कि जो नई पीढ़ी है उसमें आप कितनी संभावना देखते हैं? और जो आपका उद्देश्य है कि व्यंग्य का आलोचना शास्त्र गठित हो, उसमें क्या कुछ आलोचकों पर आपकी दृष्टि है, वह कितना आगे बढ़ पाया है? क्योंकि 20 साल अब होने को हैं, जी 20 साल जी हो जी गए जी। पत्रिका निकालते हुए, और लगातार आप प्रयास कर रहे हैं, आपके प्रयास दिखते भी हैं। तो इस उद्देश्य के कितने पास आप पहुँचे हैं और नए व्यंग्यकारों की क्या स्थितियाँ हैं? अ, क्या अच्छे लोग आ रहे हैं? देखिए ऐसा है कि अगर नए व्यंग्यकारों पर, आने वाली पीढ़ी पर अगर लोग विश्वास ना करते या आश्वस्त ना होते तो हम ही नहीं होते। तो हम लोग क्या कि हर पीढ़ी को, बुजुर्ग होती पीढ़ी को अपने बाद की पीढ़ी पे विश्वास करना चाहिए। और दूसरा क्या है कि मैं ये मानता हूँ कि पहले भारतेंदु के समय का जो व्यंग्य था वो स्वतंत्रता संघर्ष का था। परसाई के समय का जो व्यंग्य आया वो जो है मोहभंग का समय था, उसके कारण से वो सारी चीज़ें उपजी बाद में। और अब जो समय आया है वो एक तरह से जो बाज़ारवाद या जो और चीज़ें सामने आ रही हैं, जो आपको सोशल मीडिया से, मतलब आप देखिए कि अलग-अलग, एक मैंने व्यंग्य भी लिखा था कि भई अगर ये सारा सोशल मीडिया होता तो राम को वनवास भी नहीं होता। सब जगह जो है चीज़ें फैल जाती, पता लग जाता लोगों को। तो ख़ैर मतलब ये सारी क्या है कि अब मैं अगर अपनी ही सोच को रखूँ, मेरा मानना ये है कि कोई व्यक्ति का मैं आकलन इस हिसाब से करता हूँ कि वो निरंतर अपने आप को, बैठते ही वो परछाई नहीं है। वो धीरे-धीरे अपने आप को क्या बेहतर कर रहा है। दूसरा मैं ये कहता हूँ कि हर लेखक के अंदर एक संपादक होना चाहिए। क्या उसके अंदर संपादक है जो अपने लिखे को काट सकता हो या तत्काल उसमें लिखा डाला, लोगों से 2-4 लाइक लिए और मैं प्रसन्न हो गया। अगर ये है, इस तरह का लेखन है, तो मुझे मतलब लगता है कि इस तरह का लेखन ज़्यादा चलता नहीं। पर अगर वो निरंतर बेहतर कर रहा है अपने आप को व्यक्ति, मैं उसकी कई तुलना कर रही हूँ, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संभावनाएँ जगाते हैं मुझे, मतलब बहुत सारे युवा हैं
मैं इनको पढ़ता रहता हूँ कि मुझे लगता है कि ये लोग, और जैसे आलोचना की बात की, मुझे सबसे ज़्यादा आशाएँ जो है गौतम सान्याल पर है। उनके पास आलोचक की इतनी बेहतरीन, और व्यंग आलोचक की बहुत बढ़िया भाषा है उनकी। और लोग भी हैं, मैंने मतलब आप देखिए कि इसमें मैंने प्रभाकर क्षोत्रिय से, इन इस जो विजय बहादुर सिंह से, तरसेम गुजराल जो नई पीढ़ी के हैं, उन लोगों से बहुत सारे, मतलब अगर मैं गिनने लगूँगा, हम 100 से 150 नाम हैं। त्रिपाठी जी ने हमारे लिए लिखा, नित्यानंद तिवारी जी ने लिखा, दूसरे जगह के आलोचना वालों ने यहाँ पर हमारे लिए व्यंग्य के पे चीज़ें लिखी हैं। बहुत सारे लोग हैं, इस तरह की बहुत लंबी लिस्ट है, 20 वर्ष में तो बहुत लोगों से उस तरह का काम हुआ है। तो मैं आशावान हूँ। मुझे लगता है कि एक ना एक दिन जो है ये चीज़ें, जो देखिए, हम सिर्फ़ ये कहते थे कि व्यंग्य जो है उसकी प्रशंसा नहीं हो रही, पर यही भूल जाते हैं कि कैसे व्यंग्य की प्रशंसा नहीं हो रही। जो अच्छा लेखन है, निश्चित रूप से वो रेखांकित होगा और होता है। प्रेम जी, आपके जीवन के 2 बिंदु छूट रहे हैं। मैं ये 2 सवाल मेरे अलग-अलग हैं, लेकिन पूछ मैं एक ही बार रहा हूँ जी। हम लोगों की बातचीत। एक आपका आपके जीवन का बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में बीता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में आप रहे। शिक्षा क्षेत्र में, हिंदी में खासकर, भाषा को लेकर जो स्थिति है और जो अ, अभी तक बरकरार है। जब जिस समय आप छात्र थे, आपको गुरुजन के रूप में कैलाश बाजपेयी जी और नरेंद्र कोहली जी जैसे लोग मिले, और अब आपने जब ये छोड़ा है और आपकी पीढ़ी अभी आपकी मतलब बेटे और पोती तीसरी पीढ़ी है। जी। विश्वविद्यालयों में क्या अंतर आया है? भाषा को लेके कितनी जागरूकता है? ये मेरा एक सवाल है। मैं चाहूँगा पहले इसका उत्तर दे लें, फिर दूसरे सवाल पर आखिरी सवाल वो होगा मेरा। ये ऐसा है कि जब तक मैं मतलब पढ़ा रहा था, उसमें मैं देख रहा था कि धीरे-धीरे स्थितियाँ ऐसी आ रही थी, क्योंकि हमारा समाज जो है समृद्ध और संपन्न होता जा रहा था। और जब माँ-बाप बहुत समृद्ध और संपन्न हो जाते हैं, तो उनको लगता है कोई भी चीज़ खरीदी जा सकती है। तो अधिकांश बच्चे, मतलब मैंने एक जगह लिखा था व्यंग्य में भी कि आप क्लास में जाके पढ़ाओ, तो सामने वाला बच्चा जो है, वो ऐसे देख रहा होता है, "तू मुझे पढ़ा के तो दिखा।" तो ये मतलब बहुत विकट स्थितियाँ धीरे-धीरे, और उसका कारण क्या है कि उनका भी दोष नहीं है। कई जगह पे अब जो बच्चा जो है शुरू से ही कार में जो है वो कॉलेज आ रहा है, तो उससे आप क्या उम्मीद करेंगे कि वो क्या करेगा? और वो जैसे उसमें भी लिखा था मैंने कि अध्यापक दिवस पे कहेगा, अब ओ मास्टर जी, आज आपका वो जो है जन्मदिन है क्या? मैं कहा जन्मदिन, तो सब मना रहे हैं टीचरों का दिन। मतलब इस तरह की आपको चीज़ें सुनने को मिलती हैं। धीरे-धीरे हमारे यहाँ क्या है, उसमें दोनों दोष दोनों तरफ से हो सकते हैं। एक तरफ जैसे हम लोगों का था, उस समय अनुशासन बहुत ज़्यादा था। डॉक्टर नगेन की बात करते हैं या उन लोगों की, सब लोगों की बात करते हैं, तो वो था सारी चीज़ें। पर मुझे ये लगता है कि ये, अब एक बात मैं कहना चाहूँगा कि वो विद्यार्थी, अभी अब की घटना है, उस विद्यार्थी को शिक्षा पर कितना विश्वास होगा कॉलेज पे, जो सारे ये नीट और ये चीज़ें सामने आ रही हैं। कितना हतोत्साहित होगा। उसको लगेगा कि श्रम से मैं कर सकता हूँ कुछ। और जो बेचारे ने श्रम से पूरा तैयारी करके किया गया होगा, अगर परीक्षा रद्द हो जाती है तो उसका क्या होगा बेचारे का? जो मन में बड़ा खुश होके आया, घर में आया कि मैंने सारा अच्छा कर दिया, वो सारा कर दिया। तो ये पूरी व्यवस्था जो है ना, ये कोई एक व्यक्ति नहीं है। इस समय माफ़ कीजिएगा, मैं कह रहा हूँ, हो सकता है आप काट लीजिएगा उसको बाद में, राजनीति, आप कहते हैं राजनीतिज्ञ और राजनीति, राजनेता, मेरा मानना ये है कि ये सारी चीज़ें, शिक्षा, राजनीति, धर्म, ये उद्योग बनते जा रहे हैं। और मैं इनको राजनेता नहीं कहता हूँ, ये सत्ता कर्मी हैं। सत्ता के लिए कर्म करने वाले हैं। वहाँ पे मुझे कोई आदर्श नहीं दिखाई देता है कि आपको लगे कि कोई आदर्श लेके आपके सामने आ रहा है। और उन लोगों के लक्ष्य दूसरी तरह के, समाज को किस तरह से एक आदर्श देना है या नई पीढ़ी को कैसे लेके जाना है, वो नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि ये जो व्यापार चीज़ें बनती जा रही हैं, चाहे शिक्षा तो बहुत ज़्यादा व्यापार बन, उसको छोड़ दीजिए।
हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, सारी की सारी अस्पताल, आज आदमी को जाते हुए डर लगता है वहाँ पे। और मैंने तो ये देखा एक अस्पताल में, मुझे लगा कि ये आदमी जानकार है, डॉक्टर है वहाँ पे, पर मैं उसके लिए जानकार नहीं हूँ, मैं उसके लिए शिकार हूँ। क्योंकि अगर मैं उसको लेके जाऊँगा व्यक्ति को वहाँ पर, तो ये माना जाएगा कि भैया इस व्यक्ति को लाया हो तो मेरा कटिया है। आपके जाते ही सारे आपने कितने टेस्ट कराए दोबारा से करा दिए जाएंगे सारे के सारे। तो ये सारी चीजें जो चल रही हैं पूरे समाज में, ये पूरे समाज का हिस्सा है। कहीं से भी ले लीजिए, चाहे शिक्षा ले लीजिए, चाहे राजनीति ले लीजिए, चाहे इस तरह की शिक्षा जो मूलभूत स्वास्थ्य संबंधी वो भी हैं। मुझे वहाँ पे थोड़ी, अब अस्पताल जाते हुए हमें पहले लगता था कि हम जाएँगे तो ठीक हो जाएँगे, अब तो लगता है कि कुछ और बीमारी ना लेके आ जाएँ वहाँ से। तो ये व्यक्ति और इतना महँगा हो गया। दूसरा, हम ये कहते हैं कि हमारा न्याय सबके लिए है। क्या आपके मेरे लिए है? सबके लिए बराबर है? कल आपको जो है ज़रूरत पड़े सुप्रीम कोर्ट में जाने की, आप 10 लाख का वकील ले सकते हैं। क्या आपकी याचिका उसी समय हो जाएगी? क्या चिंकारा को आज तक न्याय मिल पाया? कहाँ है? अगर मुझे ज़रूरत है तो मैं उतने पैसे ही नहीं ले पाऊँगा कि वहाँ तक जाऊँ, और वहाँ पे तो एकदम सीधा जो हमारे तथाकथित सेवक हैं, आज सेवक जो है वो स्वामी से ज़्यादा बेहतर स्थिति में है। वो लोग जो है वहाँ पे जाके उनको 2 क्षण भी नहीं लगते, उनको ज़रूरत क्या है? महँगे वकील से सारी चीज़ें उनको मिल रही हैं। सबसे प्राथमिकता पे उन लोगों की जो है सुनवाई होती है। तो कहाँ है, मतलब कहाँ लोकतंत्र है, कहाँ समान अधिकार है, कहाँ समाजवाद है? ये सारी चीज़ें तो पीछे छूट जाती चली जा रही हैं। इसकी वजह क्या पाते हैं? इसके बदलते हुए समाज के समय जो है बदल रहा है, जो मैंने बताया ना, जो सारी चीज़ें उद्योग बनती चली जा रही हैं। इसके बदलाव की कोई उम्मीद देख पा रहे हैं? निश्चित रूप से देखिए, अगर बदलाव की संघर्ष तो होगा। कोई ना कोई, कहीं न कहीं चीज़ें ये अति जब होती है ना, तो कहीं न कहीं कोई ना कोई व्यक्ति उभर कर सामने आता है। मैं उस मामले में आशावान हूँ कि कभी ना कभी ये चीज़ें जैसे मुझे बेचैन कर रही हैं, हो सकता है मेरे बेटे को या उसको, मैं उनसे बात करता हूँ, उनको बेचैन करें। ऐसा होता है कि राम में जो माना जाता है, चिंतन, कर्म और शील तीनों चीज़ें थी। हम कई बार चिंतन करते, कर्म नहीं कर पाते। राम चिंतन भी करते थे, कर्म भी करते थे। मैं चिंतन करता हूँ, हो सकता है मेरे चिंतन से मेरी पोती ही इस चीज़ को, मैं उससे बात करता रहता हूँ। मैंने उससे ये कहा कि मैं तुम्हारा दादू हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें मुझसे सवाल करने का अधिकार नहीं। मैं गलत हूँ तो गलत बोलो। तो उससे करती है, मुझसे पूछती है, मैं उससे पूछता रहता हूँ। ये जो नई खोज है किस इंस्टाग्राम वगैरह, ये यूट्यूब पत्रिका मैंने उसी के उससे शुरू की। उसने मुझे बताया, दादू क्या करते रहते हो? अब मुझे पीछे पड़ी है, पॉडकास्ट शुरू करो अपना। मैंने कहा तुम तो मुझे और डिरेल कर रही हो। तो खैर, मेरा मानना ये है कि आश्वस्त हूँ। अगर ये बुरे और अच्छे का संघर्ष चलता रहता है। ये हमारा पूरा इतिहास बताता है, बताओ, आप देख लें। मेरा आखिरी सवाल, जी। पूरी आप, जहाँ तक मैं जानता हूँ, प्रेम जन्मेजय जी दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में घूम चुके हैं, और आप अपनी पर्यटन में, अपनी यात्राओं में ऐसे-ऐसे देशों में और ऐसे-ऐसे स्थलों पे गए हैं। त्रिनिदाद की आपने बात की, 4 साल आप वहाँ रहे। अ, इन जगहों पर, ऐसी-ऐसी जगहों पर गए जो सामान्य तौर पर जिनकी चर्चाएँ कम होती हैं। बहुत चर्चित जगहों पर भी गए, अचर्चित जगहों पर भी गए, लेकिन जो प्राकृतिक रूप से या सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध रही। ये पर्यटन का आपके पास एक विशाल अनुभव यात्रा का रहा है। क्या कोई यात्रा वृतांत आने वाला है, नंबर 1? और नंबर 2, जिन जगहों पे घूमे हैं, क्या उनके बारे में कुछ याददाश्त आपको हो कि कहाँ-कहाँ गए थे? इनके साथ-साथ कुछ जहाँ की कोई विशेष बात आपको हो कि ये बात हम लोगों को जाननी चाहिए या आपके प्रशंसकों को जाननी चाहिए, तो उसको साझा कर सकते हैं। ये दुखती नफ्स को छेड़ा। वो आप यात्रा की बात में, व्यंग्य यात्रा लोग कहते हैं, इसने नाम पत्रिका का इसीलिए रखा है व्यंग्य यात्रा, ये यात्राएँ करते रहें। जो मेरा व्यंग्य एक छपा था धर्मयुग में, जाना पुलिस वालों के यहाँ एक बारात में। उसकी पहली पंक्ति शुरू में ये थी कि जब मुझे कोई शादी का निमंत्रण देता है तो मुँह पानी-पानी हो जाता है, और रेल देखकर मुझे कोई अंदर से धक्के देके कहता है, अब चढ़ जा, चढ़ जा, चढ़ जा।
तो ये मेरा आरंभ से रहा है, मतलब हूँ। और बहुत सारे, जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत सारे मित्रों ने कहा कि अगर तुम ये यात्रा विवरण जितनी यात्राएँ की हैं, तो कम से कम उसकी एक रचनावली बन जाती जिसने तुमने किया। जैसे आपने ट्रिनिडाड और टोबैगो की चर्चा की, 4 वर्ष वहाँ रहना। मैंने ख़ैर उस पे एक किताब कब से सोच रहा हूँ लिखाऊँ, और सारे नोट्स पड़े हुए हैं, और उसका शीर्षक मैंने रखा है कुली से कुलीन, कैसे आह! बने वो। तो पर वहाँ पे आस-पास देखिए, जैसे टोबैगो है, उसमें कोरल आइलैंड, कोरल्स हैं सारी, वहाँ के बीचेस, जैसे बारबाडोस गया, अभी क्रिकेट मैच आप देख रहे होंगे, सेंटुगा गया, और वहाँ पे बारबाडोस में 360 डिग्री पे आपको सारे बीचेस मिलेंगे। कुरासाव डच एंटील्स है, वहाँ मतलब वो पुल ऐसे चला जाता है, जहाज निकलता है, फिर ऐसे बंद हो जाता है। बहुत सारे उस तरह के थे। फिर इसके अलावा अमेरिका कई बार जाना हुआ। इसके बाद कनाडा में वो नियाग्रा फॉल और वो सारी चीज़ें देखनी। लंदन मेरे ख़्याल में 10-12 बार गया हूँगा वहाँ पे। फिर क्या कहते हैं, शेक्सपियर की जन्मस्थली, मैं ये कहता हूँ जयप्रकाश पांडे जी, कि वो लोग लेखक का इतना सम्मान करते हैं। पूरे उसके चरित्र जो वहाँ पे दिखेंगे, पूरा उनका गाँव बसा रखा है। हमारे यहाँ प्रेमचंद को देख लीजिए जाके, कालिदास का देख लीजिए क्या हाल हो रखा है। लेखकों का सम्मान नहीं है, तो कैसे आदमी जो है वो आगे लेखक बढ़ने की की तरफ। कोशिश करेगा। खैर वो, फिर इसी तरह से मॉरिशस 2 बार जाना हुआ। एक बार तो अच्छा रहा कि देखिए, पहली बार ये हुआ कि व्यंग्य की कार्यशाला वहाँ के महात्मा गांधी संस्थान ने की, और मैं 5 सत्रों में व्यंग्य की भाषा, व्यंग्य की परंपरा, व्यंग्य की अवधारणा और व्यंग्य का स्वरूप, वहाँ के एमए और उसके महात्मा गांधी संस्थान के वो विद्यार्थी थे, जिन्होंने मुझसे बाद में प्रश्न किए, इसका मतलब वो समझ रहे थे। उसमें मैंने एक और प्रयोग किया कि आरंभ से लेके, जैसे भारतेंदु से लेके इन लोगों के सबके, परसाई के, शरद जोशी के छोटे-छोटे उनको पीस बना के दिए 10-10 मिनट के, जो नाट्य रूपांतर थे, और वो उसको उन्होंने किया, तो एक इतिहास भी उनके सामने आया। तो वहाँ मॉरिशस गया, 2 बार जा चुका हूँ वहाँ पे। तो वहाँ पे गए, उस जगह देखा, उसमें काफ़ी देर रहा, मतलब विदेशों में। अभी बड़ा मज़ेदार प्रकरण है कि परिवार ने कहा कि चलिए आपको घुमा के लाते हैं, तो फुकेट और क्राबी वहाँ चले गए। वैसे तो थाईलैंड कुछ और चीज़ों के लिए जाना जाता है, आनंद के लिए, पर परिवार था, तो हम लोग उस हिसाब से नहीं वहाँ पे गए। तो पर वहाँ पे आप देखिए, एक जगह पे जब हम फुकेट में गए, वहाँ पे टाइगर के करके, और वहाँ पे आप, मैं आपको चित्र दिखाऊँगा, तो कभी तो आप देखेंगे उस शेर के पीछे मैं बैठ हूँ, वहाँ पे आराम से खड़ा हुआ हूँ। तो इतना साहस मिला कि मैं देखो शेर के पीछे खड़ा हो सकता हूँ, वो जीभ निकाले बाहर खड़ा हुआ है। तो वहाँ पे डॉल्फ़िन का शो था। फिर ऐसे ही हम लोग दुबई परिवार के साथ, इधर क्या है कि मैंने ये रखा हुआ अपने परिवार में, दिवाली पे हम सब लोग मिलते हैं। बेटा वहाँ से आ जाता है, सब लोग एक साथ मनाते हैं। ऐसे ही वर्ष में कम से कम 1 बार पूरा परिवार किसी न किसी जगह घूमने जाता है। जैसे अभी यहाँ पर गए, इसी उस सिलसिले में हम लोगों ने बाहर की ये यात्राएँ जो की हैं, दुबई की है, या सिंगापुर, वो बच्चे करते हैं। मेरा छोटा जो बड़ा पोता है, जब छोटा था, सिंगापुर, सिंगापुर बोलता था, मुझे जाना है। तो मैं उसको वहाँ पर लेके गए। तो इस तरह से यात्राएँ हम लोगों की रहती हैं। इसी तरह से देश की यात्राएँ भी हम लोगों ने काफ़ी की, और हम कोशिश करते हैं कि ऐसी जगह ना जाएँ, जहाँ पे हिल स्टेशन है, जैसे शिमला है, या जहाँ बहुत भीड़-भाड़ है, उस तरह से हो। हम लोग ऐसे स्थल खोजते हैं कि जहाँ पर लोग कम हों। अब जैसे पिछली बार हम लोग कुल्लू के पास एक तीर्थन वैली है, वहाँ जाए, बड़ी खूबसूरत है। वहाँ पे एक अभयारण्य बहुत खूबसूरत है, और सड़क सामने है, उसमें कोई आपको आता-जाता दिखाई नहीं देगा। और जहाँ हमारा वो था, कॉटेज था, उसके नीचे वो नदी बह रही, ब्यास नदी बह रही, उसकी आवाज़ सुनाई देती थी। इसी तरह से अगर आप लोग नैनीताल जाते हैं, पर हम लोग जो है नैनीताल से ट्रायंगल बनता है, नैनीताल, सोनापानी और काठगोदाम का। तो वहाँ पे सोनापानी में क्या है, उसने एक पहाड़ जो है उस पे कॉटेजेस बनाई हुई हैं, और उसमें नीचे तक है। आपके पास ना टेलीफ़ोन है, वो वाला भी, और आपका ये वाला फ़ोन भी नहीं चलता है, ना टीवी है। ऊपर जो है उसने क्या कहते हैं, खाने का ऊपर रखा हुआ है, वो आपको कोई बुलाएगा नहीं, ऊपर स्कूल की घंटी जैसे बजती है, सब लोग वहाँ खाना खाने जाते हैं। आस-पास बस वो ट्रैकिंग के लिए लेके जाता है आपको। तो इस तरह की जगह हम लोग सोचते हैं, जैसे नैनीताल मुझे बता रहा हूँ, बहुत मेरे पास वहाँ पे मेरा अपना फ्लैट था, 10 साल तक रखा। बच्चे, क्योंकि मैं भी
पढ़ाता था, पत्नी भी स्कूल में वाइस प्रिंसिपल थी, बच्चे पढ़ रहे थे, तो हम लोग गर्मी की छुट्टियाँ काटने के लिए वहाँ चले जाते थे। वो वहाँ स्कूल का काम-वाम करते थे और था भी अच्छा। ऊपर जो है वहाँ का होटल है शेरवानी हिलटॉप और आरिफ कैसल, उसके सामने फ्लैट्स पड़ते थे, ये झील विकास प्राधिकरण के। फिर बच्चे बड़े हो गए, कहते क्या बार-बार वहाँ ले जाते हो? तो फिर हमने बेच दिया उसको उठा के। जबकि मेरा नैनीताल जो है मेरा सबसे प्रिय हिल स्टेशन है। वहाँ पे जिस तरह से आप घूम लेते हैं, फ्लैट एरिया जो है, वहाँ पे हमने और वहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा जाने का मौसम जो है अक्टूबर का है। दशहरे के आस-पास पूरा बंगाल वहाँ पे दिखेगा आपको और कोई उस तरह की जैसे गर्मियों में तो ये होता है कि लोग छतों पे सोए हुए हैं, वहाँ पे बैठे हुए हैं, वहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं होती है। तो आपने जिस तरह से विवरण दिया अपनी यात्राओं का, इसको जल्दी से लिखने की कोशिश करिए ताकि लोगों को नई जगहों के बारे में पता चल सके। आपने अभी तीर्थन वैली का नाम लिया। जी, सामान्य तौर पर लोग, सही बात है, कुल्लू जाके लौट आते हैं। जी। तो आप जिन जगहों पे गए हैं, एक जैसे व्यंग की मदद कर रहे हैं आप, व्यंगकारों की, कुछ यात्रियों पर पर्यटकों पर और जो लोग घुमक्कड़ हैं उन पर भी एक सहायता होगी। मेरी शुभकामनाएँ हैं कि जल्दी से आपकी नहीं सर, आपकी यात्राओं पर किताब आए। आपकी शुभकामनाएँ काम आएँ, पर मैं बता रहा हूँ आप देख रहे हैं उम्र के इस दौर में पहुँच गए हैं, जहाँ पे दिन गिनते रहते हैं। नहीं, नहीं, कोई नहीं। अब तो आप ये आप प्रयास करेंगे तो ज़रूर होगा और मुझे लगता है कि ये शायद व्यंग्य यात्रा को निकालने से कम श्रम साध्य काम है आपके लिए, क्योंकि आपकी याददाश्त में, आपकी स्मृतियों में चीज़ें ज़िंदा हैं, तो पर्यटन वाली सर, किताब ज़रूर मैं आए। आपको बताऊँ मेरी इतनी किताबें कम से कम 7 किताबें हैं, जिन पे मैं काम कर सकता हूँ। व्यंग्य आलोचना की किताब मैंने बताया ना वो जब वहाँ पे मॉरिशस गया हूँ, वहाँ पर जो लेक्चर दिए हैं वो पूरी किताब है। इसी तरह से आपको रेडियो का नहीं पता, आकाशवाणी में शुरू में मेरा जो है जाना हुआ, पहले हम व्यंग्य पढ़ते थे। व्यंग्य पढ़ के बाहर आ रहा था तो सामने एक वो सज्जन मिले, "हाँ, आप व्यंग्य पढ़ के आ रहे हैं?" युवाणी था, उस समय अभी शुरुआत थी। तो मैंने कहा, "हाँ सर।" "आप नाटक भी लिखते हैं?" मैंने कहा, "हाँ, एक लिखा है, नाटक लिखते हैं।" "कैसे लिखते हैं?" उन दिनों जैनिन का प्रभाव था, मनोवैज्ञानिक लिखते हैं। तो मैंने कहा, "अच्छा।" तो उन्होंने कहा, "मैं कुमुद नागर हूँ।" मैंने कहा, "सर।" क्या तो आप अगले शुक्रवार आइए नाटक लेके। मैंने बैठ के लिखे। अब मेरे 5 नाटक मैंने लिखे, रेडियो नाटक आधे-आधे घंटे के और उसको बांके बिहारी भटनागर के बेटे थे, वो पत्रकार थे बड़े अच्छे, मनोज भटनागर उसने किया था और कुमुद जी ने उनको डायरेक्ट किया। उसके बाद वो फिर लखनऊ वापस चले गए। आप देखिए उसमें मुझसे नेशनल चैनल पे उनसे सोमदत्त जी होते थे, मृगनयनी, पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, रोम की नगरवधु, साकेत और किरचें और पत्थरों का सौदागर। 6 नाटक मैंने 1 घंटे के लिखे। कामायनी तो 2 घंटे का था। उनकी स्क्रिप्ट नहीं मिल रही है मुझे और वो उनको सारा नाट्य रूपांतर किया था। साकेत का तो ख़ैर बहुत ही बढ़िया किया था उन्होंने नाट्य रूपांतर। ये किताबें त वो वैसे ही पढ़ी हैं। ऐसे कबीर पे मैंने लिखा था, देखो कर्म कबीर का। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं, अभी पूरे जो व्यंग्य यात्रा के आपको बताऊँ, इसमें मैं हर अंक में त्रिकोणीय में किसी के बारे में लिखता हूँ, किताबों पे लिखता हूँ। ढेर सारी किताबों पे मैंने लिखा हुआ है, उसको सँभालने की नहीं है। एक आप दे रहे हैं, पर आपकी बात मुझे माननी पड़ेगी क्योंकि आप साहित्य तक हैं। बहुत-बहुत आभार आपका। आप जल्दी से, क्योंकि लोगों की मदद होगी, जी, यात्राओं की पुस्तक आपकी आए। बहुत सारी शुभकामनाएँ हमारी ओर से। बातचीत करने के लिए आपने समय निकाला। आप लोग साहित्य तक देखते रहिए। जैसा कि आप जानते हैं, हर रविवार शाम को 4 बजे मैं आपके किसी प्रिय रचनाकार से उनके जीवन कर्म या उनकी किसी चर्चित पुस्तक पर बातचीत करता हूँ शब्दरथी कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम को देखें। अगले सप्ताह मैं फिर मिलूँगा ऐसी ही किसी शख्सियत के साथ। धन्यवाद।